और हम लोगों को इन्हीं चीज़ों के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप घर के फूड की तरफ आएँ, जो घर में बनता है। बाहर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि टीवी पे ऐड ही उन चीज़ों की आती है। तो कहीं न कहीं मेरा अब ये मोटिव रहता है या पूरी टीम का मोटिव रहता है कि हम अपना जो स्पेशल पॉपुलेशन है, जैसे कोई किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, यही डायबिटिक, शुगर एंड ऑल इन चीज़ों को हम विदाउट मेडिकेशन उनको हेल्दी लाइफ़स्टाइल दे सकें। उस दौरान एक ये भी हुआ था, तो मैं कहा यार वही चीज़ अब टीम वीएस फिटनेस पेज बन गया, तो और कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस, बिकॉज़ जो हमारा जिम था उसकी 5 ब्रांचें थी। फिर हमने मार्शल आर्ट शुरू करी और मार्शल आर्ट के बाद फिर हम लोग अकेडमी में इकट्ठे ज्वाइनिंग करी। वेलकम बैक टू अवर शो द टॉक टेल। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है मिस्टर विवेक और सुरजीत, जो कि टीम वीएस फिटनेस के फाउंडर्स हैं। यहाँ पे टीम वीएस फिटनेस के क्लाइंट्स में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज और वीआईपीज है। दूसरी तरफ टीम वीएस फिटनेस कई एनजीओज के साथ कोलैबोरेशन में है, जहाँ पे वो एनजीओज के बच्चों को सेल्फ डिफेंस और फिटनेस के रिलेटेड अवेयर करते हैं। और दूसरी तरफ जिन बीमारियों को बिना मेडिकेशन के हम लोग सोचते हैं कि सही नहीं किया जा सकता, उनके रिजल्ट इन्होंने चेंज किए हैं सिर्फ डाइट से। आइए बात करते हैं टीम वीएस फिटनेस के फाउंडर्स विवेक और सुरजीत से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले वेलकम है आप दोनों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। थैंक यू। टीम वीएस फिटनेस का आइडिया कहाँ से आया? जी, टीम वीएस फिटनेस का आइडिया आया था 2017 में। एक क्लाइंट के थ्रू आया था मुझे, उन्होंने मुझे गाइड किया था जब मैंने फर्स्ट फिटनेस सेमिनार किया था। उसके बाद जब उन्होंने मेरा वो वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि आपको अपनी एक फ़ार्म बनानी चाहिए। तो वहाँ से ये आइडिया आया और फिर हम लोगों ने सोचा इसके ऊपर, देन फिर शुरू हुआ। और दोनों का कोलैबोरेशन। हाँ जी, दोनों तो हम बचपन से साथ ही हैं और मोस्टली चीज़ों में साथ ही रहे हैं, तो ट्रेनिंग में भी, स्कूल में भी। जैसे अभी आपने विवेक बात की बचपन की, तो स्टार्ट करते हैं बचपन से। कैसे रहा आप लोगों दोनों का बचपन? चलो बचपन के बारे में थोड़ा-सा मैं बताता हूँ। हम 2005 में मिले स्कूल में, तो क्या था बस ये मेरा नेबर था, तो बट जो मेरा बचपन था ना, मैं बहुत शाई किस्म का आदमी था। कह लो कि पढ़ाकू था, पढ़ाई के मौज-मस्ती बिल्कुल नहीं थी। ये उसके बिल्कुल ऑपोज़िट था, मस्ती करनी, होमवर्क नहीं करना, ये सारी चीज़ें। फिर चलो होगी दोस्ती, फिर मैं क्या हुआ ये पार्क जाता था, तो 1-2 दिन आया कि चल पार्क चलते हैं, मैं कहा चलो ठीक है चलते हैं। फिर ये तो प्रैक्टिस करता था, मैं जाके वहाँ पे बैठा रहता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीना हुआ, फिर थोड़ा-सा हुआ यार कि मैं आ तो रहा हूँ बट कुछ कर ही लूँ। फिर धीरे-धीरे शुरुआत करनी शुरू करी कि चलो मैं भी करता हूँ। फिर करते-करते कहीं न कहीं वो फ़िटनेस में एक रुझान आना शुरू हो गया। और विवेक आपका? अ, मेरा ऐसा है कि जैसे इसने बोला कि बचपन में जब ये मेरे साथ जाता था, तो पहले शुरू में मैंने इसको मोटिवेट किया। थोड़ा डरपोक टाइप का था, स्कूल से कई बार बंक बुक भी करवाया था कि खुल जाए, मुझे अपनी टाइप का बंदा चाहिए था। जैसे रोपड़ में मेरे दोस्त थे, हम लोग तो मस्ती करते थे, स्टंट करते थे। जो पार्टनर मिला था ये वो वैसा था नहीं, मैं चाहता था ये वैसा बन जाए। उसके लिए 6 मंथ मेरे को इसका माइंड प्रोग्रामिंग हुई मेरे साथ रह के। बट 6 मंथ के बाद फिर ये जैसा मैं था वैसा बनना शुरू हो गया। फिर हमने मार्शल आर्ट शुरू करी और मार्शल आर्ट के बाद फिर हम लोग अकेडमी में इकट्ठे ज्वाइनिंग करी। जो अकेडमी की लाइफ थी मार्शल आर्ट की, वो तो नेक्स्ट लेवल ही थी। फिर इसको भी पता लगा कि स्पोर्ट्स मैन की लाइफ कैसी होती है, मिलकर खाना, सबने अपने अपने घर से लेके आना और घूमना। जैसे हमारे कैंप लगते थे तो घर के बाहर जाना, तो इसने वहां से ये लाइफ देखनी शुरू करी, तो ये चेंज हुआ। बाकी तो मेरे ख्याल ये जानता ही होगा, मार्शल आर्ट के टाइम में ये ज्यादा मेरे को बेटर बता सकता है। मार्शल आर्ट का ऐसा था वैसे ही बताया मैंने कि मैं थोड़ा शाई टाइप का था, ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट नहीं था। पर इसके साथ जब से रहा स्कूल बंक मारने से सीख गया, ठीक है। होमवर्क होता था, मैं तो खैर करके जाता था, ये करता नहीं था, तो कहीं न कहीं उस चीज़ में भी कि यार कि तू नहीं कर रहा, मतलब मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा, तू कर रहा तो मैं नहीं कर रहा ना, तो कहीं न कहीं फिर वो वाली एक एक चीज़ें रिपोर्ट आने कार्ड लगी। वाली बात शायद इसको अगर याद होगी। हाँ, एक बार एक क्या हुआ था कि हमारे स्कूल में वो रिपोर्ट कार्ड देते हैं कि भाई ये मार्क्स आए हैं तो आप अपने पेरेंट्स के साइन करा के ले आना। तो क्या हुआ, चलो भाई मैं तो करा ला कि नंबर भी मेरे ठीक थे, पढ़ाकू था ही मैं। तो इसने क्या किया कि पार्क गए हम, शाम को जनरली जाते थे ट्रेनिंग के लिए, तो ये रिपोर्ट कार्ड भी वहीं ले आया। तो इसने क्या किया, टेप लेके आया था, सेलो टेप ना,
इसने उसके जो हाँ नंबर लिखे उस पे टेप चिपकाई, हटा के डैडी के साइन करवा दिए अच्छे से नंबर लिख के, फिर दोबारा टेप लगा के हटा के आगे टीचर को पकड़ा दिए। अब ये देखो कि असर ना टीचर को पता लगा ना किसी को भी। फिर मैं कहा ये तो तेरी टेक्निक। फिर मुझे कहने को उस चीज से एक बढ़ावा और मिला कि फ्यूचर में ये चीज मैं भी अप्लाई कर ये सकता हूँ। फ्री हो गया फिर पढ़ाई के लोग जो ज्यादा टेंशन लेता था ना, क्योंकि मेन जो टेंशन इसको होती थी वो साइन करवाने की और होती एक थी। चीज बंक का भी बताता हूँ। एक दिन क्या था पता नहीं, शायद मुझे याद नहीं है, शायद बीमार था या कुछ था, बट मैंने फेस्टिवल था तो मैं छुट्टी में कि डैडी, मैंने झूठ बोला था कि क्यों इसके साथ रहने लग गया था मैं कि डैडी आज छुट्टी है चलो जी। मुझे नहीं पता था इसका क्या सीन है। मैं अपना आराम से सो के उठा, 7 बजे का स्कूल था, 8 बजे से उठा, यार जी 9 बजे आ रहे हैं मेरे पास स्कूल की ड्रेस में। फिर कह रहे सुरजीत, डैडी कह रहे वो तो कह रहा वो कह रहा था छुट्टी है, तो कह रहे नहीं नहीं आज स्कूल लगा हुआ है। अब वहाँ फिर डैडी भी थोड़े से हो गए कि भाई क्या चल रहा है। फिर इसने था कि नहीं नहीं सर अंकल स्कूल लगा हुआ है। फिर हम गए, फिर यार दोस्त के पास टाइम टू निकला। तो वो जो मेरा फर्स्ट टाइम जो मैंने बंक किया था इसके साथ ही किया था बंक। तो ऐसे काफी सारे किस्से ये हैं। कौन सा ईयर था, कौन सी क्लास थी? ये 2005 2006 था, क्योंकि 5 में तो हम अमृतसर टूर पे गए अच्छा थे ना, हाँ 6 की बात है 2006 ये। की बात रही। 6 की बात। तो हाँ, बस तो ऐसे ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए। एक्चुअली मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए था जो मैं रोपड़ से छोड़ के आया था। मैं मिस करता था मेरे वो दोस्त जो एकदम तैयार रहते थे हर एक चीज के लिए। मतलब सारा हमारे तो ग्रुप आपने एक बंदा बिगाड़ा आके यहाँ। और उसका फायदा हुआ नहीं, पर इसको। एक वो चीज भी है, कहते हैं ना एक बंदा थोड़ा कुछ चीजों में लेके मैं फिर कॉन्फिडेंट भी हो कि यार ऐसी फालतू की टेंशन भी नहीं जी लेनी बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल ये तो वो बहुत सारी डरा चीज डरा सा, ये पूरी क्लास ही डरी डरी सी। नोट डरी डरी सी, पता क्या बिल्कुल। जो चंडीगढ़ में क्या थोड़ा वही कह रहे कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, पढ़ लो लिख लो आगे कुछ आएगा काम। तो कहीं ना कहीं वो शुरू से वो प्रेशर डाला गया बिल्कुल डाला गया बिल्कुल डाला गया। बिल्कुल। तो उसी प्रेशर की उससे कि कहीं ना कहीं वो सहमा हुआ था, मैं समझ लो। पर इसने फिर ये चीजें की यार चलती रहेंगी चीजें, देन वो sort of- मेनली मुझे जो ऐसा लगता है कि जो मार्शल आर्ट में हम लोगों की एंट्री हुई है, जब हम एकेडमी में जाना शुरू करे, वहां पर भी बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसी हम लोगों की हुई हैं। ये मतलब मार्शल आर्ट का कंसेप्ट किसका था दोनों में से? ऑब्वियसली मेरा ही था, इसी क्योंकि का। मुझे बचपन से शौक था इसको, तो मेरे साथ रहने के बाद वो चीज हुई है। मुझे तो बचपन से शौक था, और ये मुझे सपोर्ट सिस्टम कह लो कि मेरे साथ जाता था, क्योंकि पार्टनर चाहिए होता ना आपको हर एक चीज के लिए। तो ले दे के यही पार्टनर है शुरू से। और फ्रेंड भी हम सारे थे, बट जो मैक्सिमम टाइम जो लोग स्पेंड करते थे वो ये था मेरे साथ, क्योंकि इसका एक ये था कि ये नेचर से बहुत शरीफ किस्म का बंदा था। इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, मैं इसको समझ गया था, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो तो कहीं कोई डायरेक्शन आप इसको दे सकते हो। गोली भी मार आएगा तो बंदे को। वो हुआ भी है। आई थिंक मार्शल आर्ट का एक मेरे को किस्सा याद है। मुझे नाम नहीं याद, तेरे को वो अजय? कौन सा वाला? हाँ अजय वाला, क्या वो कौन सा था वो? एक्चुअली जब हम थोड़ा गए थे एकेडमी तो बिगिनर टाइप के थे, हम सीख रहे थे इन चीजों को ना। तो कुछ होता है जैसे सीनियर बुली करते हैं कि भाई अब तेरी फाइट ना मेरे साथ होगी। तो हमें भी देखो उस टाइम थोड़ा सा होता है कि आप फर्स्ट टाइम किसी चीज में जा रहे हो, तो ऊपर से आपके सीनियर जो 10-10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको, ऐसे तो होती है वो चीजें। तो चलो ओखा सोखा हमने प्रैक्टिस की, फिर टाइम आया तो लगा कि कहीं कहीं हम बहुत सारी चीजों में लैग कर रहे हैं। फिर कुछ, अब इसका दिमाग तो चलता ही था मार्शल आर्ट में, तो इसने बताया कि सुरजीत क्यों ना हम ना अपने थोड़ी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं फिर आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 1.5 महीने में वहां पे लास्ट क्या होती है, स्पैरिंग होती है, सिखाना फिर बाद में लड़ाना, स्पैरिंग मतलब फाइट करना। वो 1.5 तो महीने हम जो चीज एकेडमी उन्होंने गए नहीं। हमें वहां नहीं मतलब वो हमें बेसिकली कर रहे थे धीरे धीरे, बट हमने उसी चीज को उठा के पार्क में स्पैरिंग शुरू कर दी। अब सोचो ये मेरे से थोड़ा सा बड़ा था तो मैं इसका स्पैरिंग कर, देखो फिर क्या हुआ कि मैं जो वहां पे जो मेरे सीनियर थे मैंने उनको कूटना शुरू कर दिया। वहां की मतलब कूटा भी पता प्रैक्टिस कैसे, मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे सामने हुआ था। तो 1.5 महीना हमने प्रैक्टिस करी दोनों ने। मैंने इसको खोला कि देख वो ऐसे आएगा तो ऐसे मारेगा ना, जो इसको बुली करता था लड़का। सुरजीत को बोलता था अरे तेरी फाइट मेरे साथ होएगी, मैं तेरे को दिखाऊंगा कैसे ये वो। मैंने उसको 1.5 महीना ना, हम आएंगे नहीं इधर, हम करते 3 सेक्टर के पार्क में प्रैक्टिस, फिर हम 1.5 महीने बाद आएंगे। जब 1.5 महीने बाद गए, अब एक बंदा जब एक ही चीज को इतनी बार कर चुका तो वो उसके लिए यूज टू हो गया ना। फाइट इतनी कर चुके थे कि इतनी चोटें खा ली इसने, मैंने, कि इसके दिमाग से फाइट का डर ही निकल गया था। जैसे ही हैरी भाई ने बोला सुरजीत और वो, उसके बाद ना फाइट नहीं हुई थी वहां पर हुई थी स्प्रिंट। वो ऐसे भाग रहा था, ये ऐसे भाग रहा था। तो आप ये बिलीव दोनों नहीं करोगे, इसके रेफरी क्या ऐसे, मतलब रेफरी बीच में खड़ा है। अब टेक्निकली होना क्या था कि फाइट होनी थी। जब इसने जंप करके उसके फेस पे मतलब किक करने की कोशिश करी, वो समझ गए भाई ये बंदा फॉर्म में है। उसके बाद ऑप्शन तो था नहीं ब्लॉक करने का, तो कहते नहीं बंदा भागना ही शुरू कर देता है।
वो भी भागने लग गया, ये उसके पीछे, ऐसा नहीं कि हाँ। ये रुक गया, ये उसके हाँ। पीछे भागने लग गया, तो हाँ। 3 राउंड तो इन्होंने ले ही लिए भागते हुए। हाँ। और वो मेरे से 5 से 6 साल सीनियर था बंदा, देखिए। हम्म। तो तो बस वो उस टाइम मेरा तो ये कुछ हाल था कि ऐसे मैं वो फाइट देख इंसिडेंट नहीं हुए। पाया, क्योंकि मैंने सुरजीत का वो रूप पहली बार हाँ। देखा था। हाँ। ये क्योंकि गुस्से में था, क्योंकि उसको हाँ। बुली किया गया था, फिर ये तैयार भी था। हाँ। तो एक ये और एक बंदा हमारे ना उधर आता था, ओमकार, पता नहीं क्या नाम था, मुझे नाम नहीं याद है, इसको पता होगा। हाँ, हम्म। शायद। उसमें जैसे होता नहीं कि ग्रुप बन जाता है, अब हम वहाँ जाते तो काफी सारे यार दोस्त का ग्रुप बन जाता है, तो उसमें से एक वो हमारे साथ भी इन्वॉल्व होगा लड़का ना। हम्म। तो बस यही था कि चलो प्रैक्टिस भी करनी, फिर शाम को घर भी इकट्ठे जाना। फिर नोटिस किया कि ना वो हमें बहुत लंबी लंबी छोड़ता है, हम्म। छोड़ता था पता गप्पे लग मार। जाता है कि भाई हाँ। छोड़ रहा है बहुत लंबी लंबी हाँ। ना, कि वो हजम नहीं हो रही। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, फिर हमने सोचा कि यार चल, हमने क्या लेना है हाँ। भाई, प्रैक्टिस तक तू तू तेरा, हम अपने। हम्म। बट उसके बाद क्या देखो, कोच को भी फिर लारे लूरे दे दिए। छोड़ता पता है हम्म। कैसे था, जैसे हम लोग उसको बोलते हैं ना कि यार हम लोग 4 बजे उठ के ट्रेनिंग करते हैं, मैं 2 बजे उठ जाता हूँ। हाँ। हम उसको कुछ भी बोल लेंगे ना, हाँ। उसने उसका डबल ही बताना हमें। हाँ। हम बोलेंगे ना यार हमने 10, अगर वैसे एग्जांपल की 6 के लिखा है, मैं 12 खा लेता हूँ। उसका हाँ। मतलब ये एटीट्यूड था बात करने का। हाँ। तो हुआ क्या, उसके बाद कोच को भी लारे देने लग गया। फिर मैं कहा यार ये कुछ ज्यादा हो रहा है, कि चलो हम, वो हमारे गुरु, अब उनको भी लारे लूरे दे ही जा रहा है ना। हम्म। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा लड़की का करेक्टर बीच में ऐड किया कि भाई क्या है ये, हम्म। ठीक है। तो उसके लिए पहले हमने एक लड़की से नया नंबर लिया हमने। उस टाइम हमारे पास वो 3310 बटन वाले फोन हाँ। होते बटन थे, वाले फोन होते थे जो 33 मैसेज, 26 नोकिया 2600 फोन ठीक होता है। था। हाँ। तो नया सिम लिया हमने। हम्म। उसमें पहले हमने किसी लड़की की बात करा दी उसके साथ हम्म। कि भाई कि मैं आपको पसंद मैं पसंद करती हूँ आपकी, मतलब जो मार्शल आर्ट यू आर वगैरह करते लुकिंग हो, हॉट, ये ऐसे सब, करके। ठीक है। हाँ। अब वो बंदा इम्प्रेस होगा, वो छोड़ता था उसको, चिंगारी थी बस, हाँ। थोड़ी सी जाके और जल उसका पड़ा। वीक हाँ। पॉइंट लड़कियां ही थी, हमें पता था कि ठीक इसका है। वीक पॉइंट तो लड़कियां हैं। हम तो देखो जनरली 4 बजे जाकर ट्रेनिंग करते थे, हम्म। अब वो कहता तो मैं भी, फिर हमने बस उसी चीज का फिर थोड़ा सा कि भाई हम्म। ठीक है, फिर हमने एज ए पहले लड़की बन के टैक्सी शुरू कर दिए कि मैं सोचो 3 बजे रात को, हाँ। कि मैं 3 बजे पार्क में आई हूँ, हाँ। कि वहां पहुंचे, और वो लिटरली बंदा 3 बजे उसका पहुंचा। पता क्या था, मैं बताता हूँ आपको। हाँ। जैसे हम लोगों ने 4 बजे जाना ट्रेनिंग के लिए ना, हाँ। वो आता तो था नहीं, वो कोच को भी गोली डालता था, तो हाँ। हम उसको बुलाते उधर थे जिधर हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। हाँ। तो जब वो आता था तैयार होके, हम लोग हाँ। होते थे सुबह 4 बजे, जैसे अंधेरा थोड़ा सा ना, हाँ। स्पोर्ट्स की ड्रेस में है ना, हाँ। तो हम उधर, हम लोगों ने तो बुलाया है उसको, क्या हाँ। पता हम ही ने बुलाया है ना। हाँ। तो जब हम, अब अबे तू ये क्या, कौन सी कपड़ों में, वो एकदम से फिर वो उसका सहम जो जाता दिमाग था। चलता था ना, जो वैसी वो गपोड़ी हाँ। तो था ही, वो गलत हाँ। थी, उसको समझ में नहीं फिर वो तो, अरे पार्टी से आया यार, तो बोलते हाँ। रात को कौन सी पार्टी यार, 3 बजे ये क्या रात बात को। बनी। हाँ। फिर वो निकल जाता था वहां से, ठीक है। हाँ। फिर जब उधर चला गया, मान लो दूसरी तरफ चला गया, यहाँ हाँ। से फिर मैसेज कर देना, हाँ। मैं इस तरफ हूँ, क्योंकि हम्म। तुम्हारे दोस्त वहां पर है, तो मैं यहाँ मिल नहीं पाऊंगी, तो तुम हम्म। इधर आ जाओ। हाँ। फिर उसने उधर जाना, फिर रनिंग करते करते हमने वहां में पहुंच जाना। भाई तो तू यहाँ क्या कर रहा है यार, है तो वो बहुत तो ऐसा कह रहा था मैं उसका घर जा रहा कि हूँ। हाँ। फिर उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बैठ गया था यार। अब हाँ। उसको क्या पता था। फिर मतलब 2-3 दिन तक आई थिंक ये चला। हम्म। उसके बाद फिर हमने सोचा अब इसका थोड़ा सा करा जाए कुछ। हम्म। उस दिन कोच साहब भी आए हुए थे, हम्म। तो मैंने, हम लोगों ने मैसेज एक चीज डाला। मुझे याद आ रही हम्म। इसमें, जो हमारे राकेश कोच थे ना, मतलब जो मार्शल आर्ट्स करते थे, वो थोड़ा जिम को इतना प्रमोट नहीं करते थे। हम्म। तो बट पता नहीं कि एक बार सुनने में आया, पता नहीं क्या उन्होंने कहा कि जो जिम करता है उसमें जान आ जाती है। हम्म। तो अब जो जिस बंदे की बात कर रहे हैं हम, तो उसको लगा कि भाई हाँ बॉडी, फिर वो झूठ सा बोलने लगा कि सर मैं, मतलब मेरे अंदर जान है, ये है वो है। तो हमें लगा कि यार कुछ टाइम पहले तो हमसे वीक था, अब हाँ। एकदम से जान कैसे आ गई। हम्म। फिर चलो भाई, फिर नंबर तो था ही, फिर हाँ। कि भाई क्या करो। वो जब वहां से पता लगा कि वो जिम कर रहा वो है। लड़की को उसने हमें तो बताया नहीं था, हमें तो बताया जिसके नहीं साथ ना, चैट हो कोच रही को थी, बताया हाँ। उसने। यानी कि मेरे साथ जो चैट कर, हम लोग हाँ। चैट करते थे इकट्ठे तो बैठ के। हाँ। इवन उसने एड्रेस तक बता दिया, मैं फलाने जिम में जाता हूँ। अब हाँ। सोचो उस टाइम क्या होगा। हाँ। वो बंदा वहाँ जिम कर रहा है, हाँ। टाइम बता दिया, हम ट्रेनिंग के बाद वहां गए जिम में, हाँ। और बिलीव करेगा वो बंदा बेंच प्रेस लगा रहा था। हाँ। उसने जैसी देखा ना, मतलब हाँ। लिटरली क्या था, वो रोड ही गिरने वाली थी, वो इस ऐसे हिसाब से हो वो गया हो था, ये गया। हाँ। कहाँ से आ गए। तो क्योंकि ऐसे ऐसे वो कांड भी किए हुए वो हमने। बंदा पीछे से जो भी करता था वो हम्म। बताता नहीं था। हम्म। वो मतलब पीछे से तैयार होके आता था और यहाँ बोलता जैसे था कि यार सरप्राइज करना किसी सरप्राइज को, करने के लिए। वो चीज। तो सरप्राइज का असली टाइम तब आया जिस दिन कोच साहब आए हुए थे, और हमने उसको मैसेज करा कि इस बार तो पक्का 4 बजे मिलूंगी। हम्म। वो 4 बजे आ गया। उधर से हम सारे है ना, हमें हम्म। हमें पता था कौन सी, तो हमने बोला यार एक बार ना बस एब्स दिखा दो, हम्म। फिर सामने आ जाऊंगी। हाँ। ठीक है। अब उसने शर्ट शूट खोली भाई जी, वहां पर वो ऐसे से सोचो कर रहा। रात उधर से को कोच को लेके हम लोग चले गए रनिंग करते करते, और
हमने बोला उसका नाम नहीं लेंगे, हाँ, लाइक लगा लो नरेंद्र ला लो, हाँ, वो सब नरेंद्र, तो हाँ। सबने जब देखो ऐसे कर रहा था और नीचे बूट पाए हुए दूसरे पार्टी वाले, हाँ, वो भाई साहब वो बंदा जो भागा वहां से, हाँ, उसके कपड़े भी वहीं छोड़ के गया। उसके हाँ। बाद मतलब ये है कि उसके बाद आज के बाद उसको ये नहीं पता कि वो हम लोग अब शायद मतलब पता लग गया होगा। अब अब शायद पता चल जाएगा। ये चीजें तक नहीं मतलब रिवील उसका हुई। पता लग गया होगा वो हम ही थे। तो हाँ। बस चलो ऐसे ऐसे कांड किए ये उन्होंने। मार्शल आर्ट की मतलब ऐसी चीजें हमारी होती थी वहां पर, हम्म। बुली करना, मजे लेना एक दूसरे के, ये ओ ये स्पोर्ट्स- स्कूल टाइम था या कॉलेज ये आपका? स्कूल टाइम स्कूल टाइम था। तो उसके बाद कॉलेज फिर कैसी रही जर्नी कॉलेज की? कॉलेज के बाद कुछ स्कूल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट तो बन ही गया था। फिर सोचा कि यार अब कुछ ना मार्शल आर्ट में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो क्या था, या तो फिर ये मतलब लोकल लेवल पे या नेशनल खेल लो या फिर इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में फिर आपको पता पैसा चाहिए होता है। अब पैसा भाई कहाँ से है, वो तो बस कहते नहीं जहाँ चाह वहाँ रहा। तो कुछ टाइम बाद कौन थे वो, एक मेरे नॉन में थे, उनका नाम लूंगा, आंटी थे वो, उन्होंने आके ना मुझे एक कंसेप्ट समझाया था +2 के एग्जाम के बाद कि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अगर तुम इसमें ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हें 5 करोड़ 32 लाख का ये पैकेज है, जिसके अंदर 15 लेवल है, 15 लेवल है। अगर तुम ऐसे ऐसे लेवल करते जाओगे तो उसमें तुम्हें ऐसे ऐसे पैसे मिलते जाएंगे। ठीक है, उसमें क्या था, आपको ना वो प्रमोशन करना है। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब लोगों को कनेक्ट करवाना है, जोड़ना है। एक टीम बनानी है, आपको एक टीम वर्क करना है। तो जो टीम बाद में करेगी, जो उसका ऊपर होएगा profit। उसको भी उसका मिलता रहेगा। अच्छा। ठीक है, तो वो कंसेप्ट उन्होंने मुझे +2 के बाद समझाया। जब मुझे वो कंसेप्ट एक्चुअली ना मुझे वो कंसेप्ट पहली बार में समझ में आ गया। मेरे फादर को जब मैंने थोड़ा सा बताया तो उन्होंने एकदम से मना कर दिया, बोल रहे इनमें नहीं फंसना, ये पैसे पूसे तो लेके भाग ये जाएंगे। मल्टी भाग ये है कंपनीज थोड़ी बदनाम है। हाँ जी। तो मैंने डैडी को बोला कि जी मैं कर लूंगा, कह रहे या तो पढ़ ले या तो ये कर ले, तो ये करना नहीं है बोल रहे। सो मेरे को अगर वो लगा था कि ये मैं कर लूंगा, क्योंकि जो उन्होंने ऐसे गोले से बना के मुझे दिखाए मेरे माइंड में ना क्लिक कर गया। मैंने कहा यार ये काम मैं कर सकता हूँ। और जो चाइना हमने शोलिन टेम्पल का जो हमारा जाने का था, मैंने कहा वो तो हो जाएगा मेरा, जब तक मेरी ग्रेजुएशन होएगी ये मैं 15 लेवल कर दूंगा। सो फिर मैंने इसको बताया जाके, मैंने बोला कि यार देख सुरजीत, सबसे पहले मैंने इसको बताया जाके, मैंने कहा कि जो उन्होंने मुझे बताया था मैंने इसको पेपर पे समझा दिया कि मुझे इतना समझ में आया कि नीचे से जाएंगे तो अंत में जाके 5 करोड़ 32 लाख हम दोनों का हो जाएगा। 5 करोड़ तेरा, 5 करोड़ मेरा, टोटल 10 करोड़ बन गए। एक आईडी पे 5 करोड़ हो गए। तो फिर हम दोनों ने ना सोचा कि यार इसको करें कैसे। अब घर वाले तो सपोर्ट नहीं कर रहे, घर वाले पैसे भी नहीं देंगे। हमने सोचा क्यों ना, जब हमारी कॉलेज लाइफ तो शुरू होने वाली है, क्यों ना हम अलग अलग कॉलेजेस में जाएं। मैं किसी दूसरे कॉलेज में जाता हूँ, तू इस वाले कॉलेज में चला जा, मैं वहां पर जाकर बच्चों को ये प्रेजेंटेशन दूंगा, तू यहाँ पर जाके देना। तो हम लोग ऐसे जब हमारा कॉलेज भी चलता रहेगा और हमारा तब तक ये चेन भी बन जाएगी। तो हमारा ये आइडिया था। तो ये 11 वाले कॉलेज में चला गया, मैं SD में चला गया। और जब तक हम कॉलेज में रहे हैं तब तक या तो मैथ्स के कॉलेज में आकर हम लोग बैठा के कैंटीन में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी को, कभी हम SD में दे रहे हैं। तो ये हमारी जर्नी ऐसी चलती रही। मगर शुरू के मैं कहूंगा अभी हमें 6 मंथ कोई रिस्पॉन्स निकला नहीं। मतलब बच्चों की क्योंकि उतनी सोच ही नहीं थी। बच्चे बोलते थे यार ये, मतलब उनको समझ में ही नहीं आता था हम बोल क्या रहे हैं। वो बोलते थे यार, मतलब डाउट होते थे उनके बहुत ज्यादा। तो रिस्पॉन्स कॉलेज से नहीं निकला, क्योंकि बच्चों के पास पॉकेट मनी होती थी, उसमें से वो पैसे दे भी नहीं सकते थे इतनी ज्यादा। उस टाइम पे 55-45 बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम। तो हमने सोचा यार अब क्या करें, ऐसे तो बात बनेगी। फिर बैठ के हमने प्लान किया, क्योंकि कि भाई हम ना ऐसी इंडस्ट्री को टारगेट करते हैं जहां पर बच्चे भी हों और वो बच्चे पैसे भी कमाते हों। तो ले दे के एक ही चीज समझ में आई, कॉल सेंटर। उस टाइम कॉल सेंटर, क्योंकि कॉल सेंटर हम लोग ग्रेजुएट तो हुए नहीं थे, +2 थी एक तरह से, उसके बाद हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि कॉल सेंटर में हमारी एज के बच्चे भी होंगे और वो पैसे भी कमाते हैं। अब आप देखो, एक तरफ हमारा कॉलेज है, कॉलेज के साथ साथ हम कॉल सेंटर में भी चले गए। उनको नहीं, कॉल सेंटर वालों को हमने बहुत सारी चीजें हमें हाइड करनी पड़ी। इवन घर वालों तक को नहीं पता था जो कि अभी हम ये चीजें बता रहे हैं, शायद कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेंगे। हम कॉलेज में घर के कपड़े डाल के जाते थे। मतलब बस यही था। अब ये समझ लो हमारा ना 2 पर्सनैलिटीज थी, एक कॉल सेंटर जाती थी, एक जाती थी कॉलेज। तो वो आज शायद बहुत सारे लोगों को, मेरे क्लोज वालों को भी अब पता लग रहा होगा कि हमारा ये सच था कि हम दोनों अलग अलग कॉलेज में थे। वरना बहुत सारे लोगों को तो अभी तक यही पता कि हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। फिर कॉल सेंटर में गए तो हमने एक आइडिया सोचा उस टाइम पर कि भाई यहाँ, क्योंकि सबसे पहले ना ट्रेनिंग टाइम चलता है, आपको सिखाया जाता है, वो हनीमून टाइम समझो आप उसको। उसके अंदर एक ट्रेनर होते थे सर। पहले मैंने उसको टारगेट करा। मैंने बोला, क्योंकि हम पेपर वर्क करके जाते थे कि यार इतने बच्चे हैं, सबसे पहले टारगेट किसको करेंगे और कैसे करेंगे। मैंने बोला ये ट्रेनर को करते हैं, अगर ट्रेनर आड़े में आया तो बच्चे आ जाएंगे सर।
तो हमने स्कीम बनाई इसके बर्थडे की। हमारा हमेशा शुरू से लेके एक ही आइडिया रहा है, वो बर्थडे हम एक बंदे का इवन 3-4 एक बार चीज मैं और बोलना चाहूंगा, जो आज के मेरा रिलेशन इवन मैरिज भी हुई ना, बर्थडे की वजह से मतलब वो कहानी इस तरीके से हो गई थी कि इसके हाँ। बर्थडे की हमें, जैसे भाभी है ना हमारी, हाँ। उसको उसके हिसाब से मेरा बर्थडे भी 2 बार आता है, हमारा मेरा जब भी 2 बार इसका भी 2 बार आता है, क्योंकि वो एक कहानी ऐसे दोस्त और बनाई। है हमारा, उसका भी हाँ। 2 बार वो 2 बार विश आता है हमें, तो हम लोगों को होता है क्योंकि उनको नहीं भूला, मगर हम लोग चलो भूल गए। हाँ। वो चीज है। तो बर्थडे का बहाना किया, सर को वहां बुलाया, वहां सारे बच्चे आ गए। वहां पर थे हमारे सीनियर जो प्रेजेंटेशन देते थे। जब बच्चे वहां पर आए, उन्होंने देखा यार ये क्या स्क्रीन लगी हुई है, ये तो लग रहा है फ्रॉड हुआ आज हमारे साथ। हमने कुंडी लगा देते थे हम लोग, क्योंकि मार्शल आर्ट हम लोग करते थे, तो उन दिनों में ना एक जुनून सा होता था हमारे अंदर हर एक चीज एक्टिव को बहुत करने थे का। इन चीजों को लेके। अब हर एक चीज को स्टंट की तरह लेते थे उस टाइम, ये मतलब स्टंट है ये हमारे लिए। तो कुंडी लगाई, मैंने यार बैठ जाओ यार, सुन लो, नहीं सही लगेगा तो चलेगा। मगर वो ट्रेनर ज्वाइन हो गया था, क्योंकि जो हमारे सीनियर आए थे उस टाइम, उन्होंने, वो मेरे से 2 साल बड़े थे काइंड ऑफ, वो मतलब 21-20 साल के, 22 साल के होंगे। उन्होंने स्कोडा ऑक्टेविया उस टाइम पर ली थी नई, और उस टाइम पर बड़ा वो था कि स्कोडा ऑक्टेविया, ठीक है। तो वो इम्प्रेस हो गए उसकी कार से कि यार अगर ये स्टूडेंट, तो ट्रेनर तो हमारे साथ हो गया ज्वाइन, तो हमें हो गया, हमारा मेन काम तो फतेह हो गया। अगर मेन ऊपर का बंदा ही ऐड हो गया तो नीचे वाले तो आ ही जाएंगे। फिर उन्होंने नीचे वाले स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाना शुरू करा धीरे धीरे। तो विद इन मंथ या 1.5 महीने में हमने वहां से 20-25 लोगों को ज्वाइनिंग डलवा दी, जिसमें से कुछ लोग हिमाचल शिमला के थे। ठीक है। अब देखो, एक तरफ कॉलेज चल रहा है, दूसरी तरफ हम लोग शिमला जाकर वहां पर जो शिमला वाले लोग थे उनके प्लान कर रहे हैं, जाकर लोगों से मिल रहे हैं, 1-to-1 उनको बता रहे हैं। तो शिमला गए, वहां पर भी लोगों को ज्वाइन करवाया। उसके बाद फिर हम एक और दूसरा कॉल सेंटर था, फिर हमने उसको मैप में हमारे वो आ गया कि अब इसको टारगेट करेंगे। फिर उस कॉल सेंटर में गए, और मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूंगा था कि उस टाइम हमारी वो एनर्जी लेवल देख लो, हमें ये कि चलो इस कॉल सेंटर में घुस गए, तो अब यहीं के बच्चे अगर इनके यहाँ वो नहीं बन रहा, इस एनर्जी के पीछे का मोटिव क्या था? सिर्फ मार्शल आर्ट्स? मार्शल आर्ट्स। अच्छा। मैं लिटरली एक चीज अपने बारे में बताना चाहूंगा, जब मैं मार्शल आर्ट नहीं करता था तो वही कि बस सुबह उठ जाना, 4 बजे पढ़ाई एंड ऑल। बट जब मैं मार्शल आर्ट करने लगा तो मेरे में इतने, कहते नहीं, एनर्जी आ गई या कुछ भी कह लो। एक दिन मैं और ये जा रहे थे गली में, मैंने शायद तुझे बात बताई भी होगी, कि मुझे अंदर से एक गट फीलिंग आती कि मेरे साथ आज कोई लड़ जाएगा, मैं उसको खत्म कर दूंगा उसको। मतलब लिटरली कह रहा हूँ, ये आई थी। मतलब क्या चीज है हमारे, बस सोचो उस टाइम ये चीज थी, तो बाकी चीजें तो हमारे लिए क्या ही रही होगी। और मैंने एक उसी बार, वक्त हम लोगों ने मूवी देखी, मूवी देख के ऊपर गए, और ईंटें थी, प्रैक्टिस करते थे, टूटती नहीं थी। तो मैंने कहा आज लगा दे। अक्षय की मूवी देखी थी कोई, शायद हमने, खिलाड़ी अंडरटेकर के साथ उसकी फाइट हुई, फाइट के बिटवीन ही मैंने सीन रोका। मैंने ऊपर चल, मुझे आज लग रहा है मैं आज ईंटें तोड़ दूंगा। इसको भी नहीं पता था तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा, लोग भी इकट्ठे हो गए, इसको देख के भी ईंटें सजा रहा है। उस दिन धमाका ही हुआ था, मतलब मैंने ऊपर से, हालांकि मुझे टेक्निक नहीं पता थी, पर मेरे अंदर वो जोश आ गया था। मैंने ऊपर से लेके अपना हाथ मारा, जैसे हथौड़ा बज के एक धमाका सा नहीं होता, ईंट वैसे टूटी थी। तो हमें उस टाइम पर ये रियलाइज हुआ कि हमारे अंदर कितनी पावर है। तो उस पावर को हमने चैनलाइज करा इस तरफ को। और जब सेकंड कॉल सेंटर में हम लोग गए, वहां पर हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क ये था कि वहां पर जो बच्चे थे वो हमसे बड़े थे एज में सारे, वो लोग हमारी ना बातों में आ नहीं रहे थे। तो वहां पर एवरी सैटरडे ना एक फंक्शन होता था कि जिसके अंदर आप कुछ भी पार्टिसिपेट करो, मतलब फंक्शन टाइप की। तो मैंने इसको बोला कि भाई ऐसा करते हैं, मैं अक्षय कुमार के स्टंट, मतलब मैं स्टंट करूंगा, तू कुछ भी कर लेना, ताकि लोगों को पता लगे कि हम लोग कुछ है, वरना हमें कोई पहचानेगा भी नहीं भीड़ में। मैं वहां गया, मैंने फंक्शन में नानचक चलाया, मैंने किक्स कुक्स करी, तो लोगों को मेरे बारे में एकदम से पता लग गया, अरे वाह यार ये लड़का ये करता है। तो फिर मेरे कनेक्शन में बहुत सारे लोग आ गए। फिर बर्थडे वाला बहाना कि भाई का बर्थडे है और ये पार्टी है, बस फिर वहां पहुंचो, वहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है, उसमें से भी 10-20 ज्वाइन हुए। देन फिर उसके बाद हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा, क्योंकि थोड़ी बहुत टीम हमारी बन गई थी। एंड कॉलेज का एक चीज में मुझे याद है कि बहुत सारे दोस्त थे जिनको नहीं पता था मेरी लाइफ के बारे में, कि ये बड़े दिन कॉलेज से गायब रहता है, तो कहाँ जाता है। तो मेरे कॉलेज के बिल्कुल साथ वाले कॉलेज में, 46 के कॉलेज में, मेरा ही सेलिब्रेशन था, मेरे 8वें लेवल का, जहाँ पर मुझे 4,30,000 का चेक मिलना था। बड़ा चेक जैसे क्रिकेट टीम को नहीं मिलता, वहां मेरी फोटो में लगनी थी, वो सब होना था। सो मैंने अपने दोस्तों को बोला, कॉलेज में ना, मैं कॉलेज गया, टाई लगाई हुई थी, बोलते यार तू कहाँ से आया है विवेक, यार तू गायब रहता है। मैंने बोला तुम लोग चलो ना यार, बगल में एक पार्टी है, चलो मेरे साथ। दोस्त अच्छे थे सारे मेरे, हम सारे लोग चले गए वहां, मन कर बैठ गया। तो जो कृष्ण कश्यप जी वहां पर वो थे, बोल रहे थे, उन्होंने बोला अब मैं बुलाने जा रहा हूँ उस पर्सनालिटी को जो उसने बड़ी ही कम, मेरे दोस्त ऐसे देख रहे, मैं भी बैठा था, बड़ी कम एज के अंदर उसने इतने लेवल वो कर लिए, ये कर लिया। तो नाम लिया मेरा, तो मैं खड़ा, उनको पहले लगा ये मरेगा, ये खड़ा हुआ, ये क्यों जा रहा है। लोगों ने क्लैपिंग करी, कृष्ण जी ने हाथ मिलाया, मैंने माइक लिया,
मैंने स्पीच देनी शुरू करी, तो मेरे दोस्तों के लिए वो बहुत बड़ा मतलब सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग सरप्राइज था। मोमेंट था कि भाई इतनी बड़ी चीज छुपा के रखी तूने। हम्म। मतलब फिर बाद में हम लोग कैंटीन में बैठे, मैंने बोला यार एक्चुअली मैं ना वेट कर रहा था कि मेरे पास कुछ अचीवमेंट आ जाए, क्योंकि जब मैंने शुरू में ये चीजें बताई ना किसी ने माना ही नहीं इसको, तो मैंने फिर गैप दिया, मैंने सोचा कुछ अचीव कर लूं तब तुम लोगों को मतलब वो चीजें रखूंगा तो तुम लोग समझोगे इस चीज को। और इसके बीच में भी मेरे कॉलेज लाइफ का ना एक सस्पेंस है, वो बता तो नहीं सकता, वो शायद जो मेरे कॉलेज के दोस्त सुन रहे हैं ना वो भी इस इंटरव्यू से थोड़े से परेशान हो रहे हैं कि एक पार्ट ऐसा है जिसको हम नहीं बता सकते, वो इसको पता है मेरे को पता है, वो थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। तो वो चीज की वजह से भी वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहे हैं कि ये इसकी कहानी है क्या, कि मतलब फिर उसके बाद कॉलेज टाइम के बाद मैं बोलूंगा कि हमारा जो एक मेरी कॉलेज टाइम के टाइम में ना जो जितना भी मैंने ये बिजनेस करा जो भी करा, हमारी जो अटेंडेंस हम दोनों की वो रही है, एक लड़की मेरी उस टाइम पर एक फ्रेंड होती थी कॉलेज टाइम में, ये सारा क्रेडिट उसी को जाता है, क्योंकि अगर वो मेरी अटेंडेंस का और वो सारी चीजों को मैनेज ना करती तो शायद मैं डीटीएन ना कर पाता आज। अभी इन दिनों में तो मेरे साथ खैर नहीं है, मगर उसका बहुत बड़ा रोल था कि मेरा एक बार मुझे याद है मैं क्लास में भी गया था, तो टीचर ने बोला आप इसी क्लास में हो, मैंने बोला हाँ जी, जब अटेंडेंस चेक करी अटेंडेंस पूरी है, तो मैंने बोला मैं पीछे बैठता हूँ सबसे, वो उधर बैठता हूँ, फिर बोला हेयर स्टाइल चेंज करवाया, मतलब ऐसे ऐसे करके उनको थोड़ा सा वो करा। तो कॉलेज लाइफ के बीच में बहुत सारे लोग हैं जिनका मेरे को सपोर्ट रहा है, शायद बहुतों के नाम भी नहीं याद, मगर अगर वो लोग ना होते तो ये बिजनेस और ये कॉलेज लाइफ इन दोनों को एक साथ चलाना हमारे लिए मुश्किल था। इसको भी सपोर्ट सिस्टम रहा होगा इसके कॉलेज से कि तो एक टीम वर्क था पूरा। टीम वर्क था, हमारे जो दोस्त थे ना उनका बहुत सपोर्ट रहा हम सबको, इसीलिए हम लोग ये मतलब कि हमारा हुआ है। देन फिर 2012-13 तक तो हम लोगों के नीचे कितने टोटल 13,000 समथिंग कुछ 13,000 के आसपास फिर हम लोगों के नीचे टीम हो गई थी, और मैंने 10 लेवल कर दिए थे, मतलब उस टाइम के हिसाब से बताऊं तो 30-35 लाख इतनी 30-35 लाख 30-35 लाख के तो आसपास। सोचो उस टाइम एज क्या रही होगी हमारी 22-23 साल, उस टाइम इतना पैसा नीचे गाड़ी, तो मतलब कह लो मतलब हर दिन संडे की तरह हमारी लाइफ उस टाइम पर ऐसी थी कि हमने अपनी कॉलेज की फीस मैंने कार ली थी, जो भी लेते थे हम अपने खर्चे से ही करते थे। +2 के बाद ही कुछ टाइम तक हम पेरेंट्स के उसके ऊपर रहे हैं, तब से लेके आज तक मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को ऐसा हुआ है। सो लाइफ में ऐसा जरूर हुआ है कि जब D10 के टाइम में मैं रहा हूँ, मेरी लाइफ ऐसी थी कि रात के 3-3 बजे तक घर आ रहे हैं, उसके बाद लैपटॉप के ऊपर एंट्रियां लगा रहे हैं हम लोग, 5-5 बजे हम सो रहे हैं, सुबह 11 बजे उठ रहे हैं और फिर कॉलेज जा रहे हैं, तो ऐसी लाइफ है। फिर बीच में मार्शल आर्ट भी कर रहे हैं, तो मतलब बहुत सारी चीजों को हमने एक ही टाइम पर मैनेज करने के लिए एक लाइफ के बैलेंस को हिला दिया था। मतलब एक दिन के अंदर मेरी कार की जो एवरेज थी, मुझे लग रहा 350-400 किलोमीटर मेरी कार एक दिन में चलती थी, क्योंकि अमृतसर में भी टीम थी, जलंधर में भी टीम थी, रोपड़ में भी टीम थी, तो ऐसे करके इवन दिल्ली तक भी हम लोग गए हैं, कार में गए हैं। तो ये कॉलेज टाइम में हमारी जर्नी ऐसी ही रही है। तभी हम कॉलेज में कम दिखते थे और बाहर लोगों को मतलब लोग बोलते थे यार तुम लोग बड़े कम आते हो, तो उसका रीजन ये था कि साथ में हम बिजनेस को उठा रहे थे अपने, ताकि जब हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो हम लोग ऑलरेडी एक सही उसके ऊपर हो। सो ये मतलब 2013 तक सब सही चल रहा था, और लाइफ ऐसी थी कि हर दिन संडे वही सेम लाइफ, 3 बजे घर को वापस आ रहे हैं, फिर इंटरनेट पे आइडिया लगा रहे हैं और फिर कॉलेज जा रहे हैं। फिर इसके बाद एक्चुअल हुआ क्या था, यही सब चल रहा था। फिर हमने सोचा कि चलो भाई बिजनेस कहीं कहीं स्टेबल हो चुका, अब थोड़ा सा और क्या। फिर पता लगा कि केरला में ना मार्शल आर्ट सिखाते हैं, तलरिया पैटू सुना होगा शायद आपने। तो लगा कि हाँ यार वो सीखनी चाहिए, अट्रैक्टिव भी थी, और था कि चलो भाई अब इसने क्या एकदम से डिसीजन लिया। एक दिन हमने देखा कि भाई ये चीज है, अगले दिन कहता चल चलते हैं। मैं कहा यार खड़े पैर कहाँ जाएंगे। अब बिलीव करोगे एनर्जी लेवल इतना था, हमें ये नहीं पता केरला यहाँ है कि वहाँ है, बस पता लगा कि भाई यहाँ ना रिजर्वेशन करवाई, टिकट हमने ट्रेन इवन की, टिकट तक नहीं थी हमारे पास, टिकट नहीं थी, हम चालू डब्बे में गए, फाइन भरा और 3 दिन ट्रेन में निकाले। 3 दिन 3 रात हम लोग ट्रेन में थे बिना टिकट के, क्योंकि दिमाग इतना हम लोग आइडिया नहीं था, एनर्जी लेवल इतना वो था। और आपको पता उन दिनों में हम लोग ना रनिंग करके चले जाते थे। अगर हमें सेक्टर 3 से हमें रेलवे स्टेशन 26 में जाना ना, तो विद बैग हम लोग रनिंग पे चले जाते थे, इतना हम लोगों को जुनून होता था कि मतलब कि 3 दिन 3 रात, एक तरफ टीटी का डर कि कब वो टिकट चेक करने आ जाएगा, 3 दिन 3 रात, सोचो ट्रेन में हो आप, दिन और रात दो पूरा टाइम ट्रेन में हो, मतलब
ये लाइफ का हमारा एक अजीब सा उसके लिए एक एक्सपीरियंस वो था। था ना कि यार देख वो चीज करनी, तो उसके आगे ये सारी चीजें कुछ नहीं लगी हमें कि नहीं हम उसको उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है एक स्टंट की तरह ले रहे थे कि हमारे लिए एक स्टंट है जिसको हमने पूरा करना है। और जो केरला के बारे में आपको उसके बताऊं, बाद एक सीन और हुआ था, हम जा रहे थे तो मैं कहा चल तू अब केरला जाना ही है, तो मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं कहा चल थोड़ा घर होके फिर वहां से निकल लेंगे। तो अब मुझे नहीं पता था, ये ट्रेन में पहले बैठा नहीं कभी, यहाँ पे थोड़ा एक हंसी वाला इंसिडेंट है, तो कि मुझे पता नहीं है बैठा बैठा नहीं है ना, तो बस हम गए यूपी से, मतलब 15-16 घंटे हमने वो ट्रैवल किया, घर पहुंचे। अब एक्चुअली क्या था, उस टाइम गर्मियाँ थी तो हम सब कोठे पे सो रहे थे। तो अब हुआ क्या, सारे जने सोए हैं, ये इसने एकदम से मुझे उठाया और बोला कि सुरजीत उठ, करो ट्रेन आ रही है। और मैं कहा यार ऐसे नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा बता रहा है। एक्चुअली हम लोग ट्रेन से सफर करके आए थे, इसने क्या करा ना, ये देसी बंदा है, मुझे भी देसी पसंद है वैसे। ये मुझे छत पे ले गया और सुलाया इसने मुझे, पता कहाँ पर, जो छत की बाउंड्री होती है ना, ईंटें होती हैं, मतलब तकिया भी नहीं था, इसने उसके ऊपर ही सुला दिया, जैसे पटरी का वो नहीं होता, लोहा होता है, इसको लगा वो पटरी है। इसने ऐसे ही सुला दिया उसके ऊपर, कह रहा सो जाते रात को। अब उस ईंट के ऊपर सर के मैं ऐसे सोया हूँ, रात को मेरे को सपना, क्योंकि ट्रेन में ऐसे मुझे सपना है कि हम पटरी पे सो गए, ये थक गए ना मैं और ये, तो क्योंकि सच में सोए भी ऐसे ही थे कि सीधे पैर थे, पीछे वो इतना पटरी की तरह वो था, सर रख के सोए हुए हैं। मुझे लगा यार ये थक के मारे गलती से हम पटरी के ऊपर ही सो गया, तो मैं उठा, मैंने बोला ओए उठ 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 उठ, भाई मैं तो चलो मुझे तो पता नहीं था, पर इसको तो पता था ना। बट अब मैं भी तो वैसे मैं नहीं, देखो पिंड मैं भी नहीं गया था, गाँव मतलब ना गया नहीं था, तो अब एकदम से इसने उठाया, मैं भी थोड़ा डर गया, नहीं मेरे को तो चलो, मैं तो सपने में था, ये तो होश में था ना, ये भी मेरे साथ गया, मैंने इसको बोला वो जल्दी तो चल जल्दी चल, इसने कह रहा क्या क्या क्या, मैंने वो चल चल चल, फिर मैं इसको बैठ गया, मैंने बोला वो देख ट्रेन आ रही है, सामने था पेड़। जब मेरे को पता लगा कि मैं सपने में हूँ, तभी इसको पता लगा। अब सुबह उठ के ये मेरा मजाक उड़ाए, मगर मैंने बोला भाई मेरा तू उड़ा नहीं सकता, मैं तो सपने में था, तू तो होश में था ना, तू तो वहां तक गया मेरे साथ, क्या सोच के गया था। बस। और इसके बाद क्या हुआ, हम केरला पहुंचे, वहां से गांव से गए इधर केरला, तो वहां पे क्या इंसिडेंट हुआ, तो वहां पे या तो इंग्लिश जानते थे वो जो ऑटो ड्राइवर एंड और ये सारे होते थे, तो हमने कहा जी हमने फलानी जगह जाना है, तो कितने पैसे, ही सेड 9 रुपया, मतलब एक 9 बोल रहा है, मैं 9 रुपए बोल रहे होना, बोल रहा होगा। मैंने इसको बोला है बड़ा सस्ता है यार यहाँ हाँ, पर, मैंने कहा बड़ा सस्ता है, फिर बैठ के जी चले गए हम, हार्डली था वो 1.5 किलोमीटर, तो गए, हम कहा चल 9 रुपए मांग रहा, तू 10 रुपए ले यार, वो कहता नो नो 9 रुपया, 9 रुपया, फिर वो चीज समझ, फिर ही सेड 100, मैं कहा है, तो वो भी लगा कि यार यहाँ पे थोड़ा सा उसी हिसाब से मैं अपनी वो जो लैंग्वेज का इशू था ना, वहाँ पर हिंदी आती नहीं थी, इंग्लिश और मलयालम, तो वो लैंग्वेज उनको आती थी। केरला में हमारा एक चीज रहा कि हमें वहाँ एक डिसिप्लिन लाइफ डिसिप्लिन मिली, लाइफ, जो कहते हैं ना कि हमने जितनी मस्ती करी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, ये वो, वहाँ वो चीज नहीं थी। वहाँ हमारे फोन सुबह 4 बजे सोचो 4 बजे रख लेते थे, कहते जाके पहले जाके पहले क्या मंदिर होता था वो साफ करो, फिर हमारी वो पाठशाला होती थी उसको साफ करो, फिर आओ नहाओ, फिर आके प्रार्थना में बैठो, फिर जाके प्रैक्टिस होती थी हमारी, और उसके बाद भी काम रहते थे, पूरा आश्रम साफ करना होता था। प्रैक्टिस के बाद गोबर गैस से सब कुछ बनता था, तो गोबर गैस का अरेंज हम लोग करते थे, सारे स्टूडेंट करते थे, और उसके अंदर हाथ से गोबर डालनी, और जो नारियल के पत्ते वो लेके आने, मतलब सारा आश्रम का काम भी करना है और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी करनी है, ये दोनों ही चीजें। मगर क्योंकि हम लोग खुराफाती थे शुरू से स्कूल टाइम से। एक इंसिडेंट मुझे अभी और याद आ रहा है, वहाँ पे एक्चुअली हमने जो भी ऑब्जर्व किया 2-3 दिन में, किसी को हिंदी नहीं आती नहीं, ठीक है, या तो मलयालम या इंग्लिश, तो चलो भाई हमारा इंग्लिश से सर रहा था वहाँ पे, क्योंकि मलयालम हमें आती नहीं थी। तो एक दिन लगा कुछ और गेस्ट आए हुए हैं प्रार्थना में ना, तो वहाँ पे अब सोचो जहाँ आपके चारों तरफ लड़के हार्डली एक लड़की आई, थोड़ा सा होता नहीं कि क्या आ गया, फिर हम दोनों बस मजाक में, और उस लड़की से उसकी माँ भी आई हुई थी, तो बस फिर हम वही थोड़ा सा तो मस्ती मजाक में मैं इसको कह रहा हूँ, मगर देख तेरे लिए सही है। तो ये नहीं एक्चुअली एक मिनट, ये एक्चुअली ये ऐसे नहीं हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, वो उनको आती थी, मतलब एक्चुअली सुरजीत को ये लग रहा था कि नहीं आती, ये मुझे बोल रहा है ये देख तेरे लिए अच्छी है, ठीक है, मैंने उसको बोला कि मगर उसकी माँ खड़ूस है, मतलब मैंने भी पीछे, मैंने ये मुझे बोला तेरे लिए अच्छी है, मैंने पीछे बोल के बोला मैंने तेरे लिए ज्यादा अच्छी है, कहता क्यों, मैं कहता उसकी माँ खड़ूस है, वो पीछे थी मेरे बिल्कुल, ये मेरे से थोड़ा सा आगे था, तो ये पहले स्टार्टिंग इसने करी थी, कह रहा देख देख तेरे लिए अच्छी है, मैंने बोला, हालांकि पूजा कर रहे थे, इसने सारा फॉर्म ही बदल दिया ये बोल के, मैं भी इन्वॉल्व हो गया, मैंने बोला तेरे लिए अच्छी, कह रहा क्यों, मैं कहा यार उसकी माँ खड़ूस है, तो बाद में जब आरती उरती खत्म हुआ, वो लड़की आके बोलती कहती सब कुछ सही है पर मेरी माँ खड़ूस नहीं है, तो हमें पता लगा, शॉक्ड रह गए, तो हमें लगा यार इसको, इन लोगों को हिंदी आती थी, क्योंकि हम लोग और भी बहुत कुछ बोलते जा रहे थे,
मगर ये है कि वो क्योंकि स्टूडेंट थे, हम लोग भी हम्म, स्टूडेंट थे सारे, तो एंड तक हमारा ये मजाक है जो टैग बना रहा कि मेरी माँ खड़ूस नहीं है, मतलब जब जब भी हम वापस भी उन्होंने आए, हमें बुलाना तो वही, मेरी माँ खड़ूस मतलब नहीं जब है। हम वापस भी आए ना केरला से, तब भी वो एंड में कुछ नहीं बोला था, बस सब कुछ सही, पर मेरी माँ खड़ूस नहीं है। तो मतलब ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे साथ तो केरला में। केरला की जर्नी मुझे लग रहा जो सबसे बेस्ट चीज मेरे को याद है कि मैं वहाँ बीमार हो गया था, और और इसका काम सारा मुझे मेरा करना काम पड़ा। इसको करना पड़ा कुछ टाइम के लिए, तो मेरे को वो लोग ना इंजेक्शन लगाने के लिए ले गए गाड़ी में बिठा के उधर हॉस्पिटल में। तो मेरे को इंजेक्शन का तो दर्द हुआ ही नहीं, मगर जो वो लेड नर्स थी, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए, वो एकदम हट्टी कट्टी नर्स, थोड़ी सी एकदम जैसे वो होते हैं लेडी बाउंसर बाउंसर, बाउंसर होते लेडी हैं, बाउंसर। उसने इंजेक्शन लगाने के बाद अपना अंगूठा अंदर दे के मतलब मैं तो ऐसे हो गया था, मैंने कहा इंजेक्शन का मतलब अगले दिन जब वो मेरे पास आया ना कि आज फिर इंजेक्शन के लिए जाना है, मैंने बोला, मैं ना पुशअप्स लगाने लग गया उठ के, मैंने बोला ऑलराइट मैं ठीक हूँ, मैं कल रात को ठीक हो गया था, मतलब सीरियसली भाई मुझे नहीं पता था कि केरला में इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस था जो मुझे आज तक याद है। तो उसके बाद केरला का मुझे लगता है डिटेल की कहानी वो जो हाँ, फिर कॉल एक्चुअली आई थी। इसने सही बोला, फिर उसके बाद ना हमें कॉल आई, D10 कंपनी जो हमारी साथ में चल रही थी, कि आप लोग वापस आ जाओ, और क्योंकि हमारी कंपनी ने चेंजेस कर दिए, और ऑनलाइन बिजनेस को थोड़ा मैनुअल कर दिया, और जो चेक वाला सिस्टम, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कंपनी में भी, ये सारा वापस आ जाओ। फिर इमीडिएटली डिसीजन लेना पड़ा, और फिर मैंने इसको बोला यार भी, वो बोल रहे हैं कि 11वां लेवल होगा नहीं मेरा, तो वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो बिना छोड़ के वहाँ एक्चुअली पर इसको आना था 17 लाख का चेक। सोचो आप यहाँ चिल मार रहे हो, आपको पता है कि भाई पीछे इतना पैसा आना है, ठीक है। सडनली कॉल आती है कि भाई कंपनी ने ऐसे ऐसे चेंजेस कर दिए, सिग्नल वगैरह जो भी सिस्टम स्लो हो गया, आइडिया नहीं लग रही है, तो कहाँ से मतलब लेवल होगा। फिर लगा कि नहीं यार, इंजॉय तो तभी होगा जब पास में पैसा होगा। फिर हमने फिर वहां से डिसीजन लिया कि भाई नहीं, चलते हैं दोबारा। फिर यहाँ फिर फिर पता चला ये वो, मतलब काफी, फिर मतलब वो भी फिर लाइफ के उस टाइम पर जब मतलब वो जो दौर था ना मेरा लाइफ का, 2013-14 वाला, जहाँ मैं यहाँ पर हूँ अपने आप में, और एकदम से मुझे आकर पता लग रहा है कि जो कंपनी वो चेंजेस कर रही है, जैसे कंपनी ने पहले नाम ही बदल दिया, कंपनी का MD बदल गया, कंपनी ने पैकेज 4500 से 6500 का कर दिया, और ऑनलाइन मतलब क्योंकि मेरी टीम थी, उस टीम की वजह से मैं था, जो टीम की पावर है मुझे उस वक्त समझ में आई थी कि टीम क्या होती है, कि तुम अकेले नहीं मतलब कुछ कर सकते हो, मल्टी लेवल मार्केटिंग ने मुझे ये सिखाया था। सो मैंने मीटिंग करी अपनी टीम की, जलंधर वाली, अमृतसर वाली, रोपड़ वाली, सबको इकट्ठा करा, बातें करी, एंड द एंड एक चीज निकल के आई कि भाई अगर मैं पूरी जिंदगी भी लगा रहूंगा और जितने पैसे मैंने कमाए हैं वो सारे भी लगा दूंगा, तो मेरा 11वां लेवल तो नहीं होने वाला, तो फायदा नहीं अब इस कंपनी में काम करने का। तो मैंने डिसीजन ले लिया था उस कंपनी को छोड़ने का। मगर कुछ टाइम तक मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मैं एकदम आसमान से जमीन पर ही आ गया हूँ, क्योंकि अब मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा, अब मुझे नॉर्मल लाइफ में जाना पड़ेगा, कहाँ मैं केरला में ट्रेनिंग कर रहा हूँ, कहाँ मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए ये 2-3 दिन मेरे को लगा कि यार मैं करूंगा क्या, मैंने सोचा ही नहीं लाइफ में कभी, क्योंकि 3 साल से आप एक लाइफ को देख रहे हो, अब आपको उम्मीद है कि आपके 15 लेवल हो जाएंगे, आप चाइना भी चले जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, और अचानक से पता लग रहा वो चीजें सारी टूट गई हैं, आपके सपने सारे टूट गए हैं। फिर मैं और ये सुबह कसरत करके आ रहे थे, मेरे ख्याल 4-5 बजे के आसपास, हमारे एक सर थे, करम सिंह, जी। उनका बालाजी जिम है अभी 40 सेक्टर में, मैं उनके जिम में जिम लगाता था उस टाइम। वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, लाइक अ बिग ब्रदर। वो मेरी मार्शल आर्ट की बड़ी प्रेज करते थे, मेरे जब चेक आते थे मैं उनके पास दिखाता था, वो बड़े खुश होते थे कि तो बड़े कम एज में बड़ा अच्छा कर रहा है। मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने मुझे बोला कि विवेक, तू ना एक स्पोर्ट्समैन है, क्यों नहीं तू कोच बन जाता, मतलब बन जा। मैं सोचू यार कोच कैसे बन जाऊं, बोल रहे तू जिम कोच बन जा, एक सर्टिफिकेशन है उसमें, तू सर्टिफिकेशन करेगा तो तू अपनी लाइन से जुड़ा रहेगा, तुझे फील ही नहीं होगा तू किसी और इंडस्ट्री में गया भी है। मेरे को सच में ना वो बात उस टाइम पर एकदम से अच्छी लगी कि ये सच में जिम कोच की भी सर्टिफिकेशन होती है, मतलब ये तो मैंने पहली बार ही सुना है। फिर उन्होंने मुझे डिटेल में बताया कि फिटनेस मैटर एक अकेडमी है, उस टाइम फिटनेस मैटर को आए हुए 1 साल ही हुआ था, कि तू संजीव सर से जाके मिल, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो तेरे को पूरी अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। मुझे ये चीज़ से ना बड़ा सुकून सा मिला कि शुक्र है मुझे अब कोई और काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बैठ के कंप्यूटर पे काम करना मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ शुरू से, मुझे बैठना मंजूर नहीं है, मुझे है कि मैं कुछ करता रहूँ। फिर मैं संजीव सर से मिला जाके, मैंने बोला, उनको बताया अपने बारे में, उन्होंने बोला कि देख बेटा, तेरे अंदर ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि तू मार्शल आर्ट का प्लेयर है, अगर तू जिम कोच भी बन जाएगा तो तेरा ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा,
क्योंकि आज की डेट में जिम कोच और मार्शल आर्ट कोच ये इकट्ठे नहीं होते, तेरे अंदर दोनों ही चीजें आ जाएंगी। उन्होंने मुझे मोटिवेट करा, उन्होंने मुझे बुक्स दिखाई, फिर मैंने डिसीजन पक्का कर लिया, क्योंकि मैंने कहा भाई मैं तो कोच ही बनूंगा मतलब। फिर मैंने सर्टिफिकेशन करी, सर्टिफिकेशन करने के बाद ये कौन सा ईयर था? ये 2013 के एंड में, 13 2013 में के एंड की बात है ये। फिर मैंने मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप लगी गोल्ड जिम मोहाली, सेक्टर 72। वहां से मेरी एज अ कोच मेरी स्टार्टिंग हुई। आपको पता है जब मैं नया नया कोच बन के गया, मुझे काफी लंबे टाइम तक अपने आप को ये समझाना पड़ा कि अब मैं कोच हूँ, क्योंकि उससे पहले मैं एक स्टूडेंट था और मैं पूरी जिंदगी स्टूडेंट ही रहना चाहता था, मैं कभी कोच बनना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अलग अलग चीज़ों को सीखता रहूं, अलग अलग मार्शल आर्ट को सीखता रहूं, क्योंकि मेडल लेना मेरा कभी एम नहीं रहा। मेरा एम था कि मैं सीखता रहूं, अलग अलग मार्शल आर्ट करता रहूं। तो मैं पूरी जिंदगी एक स्टूडेंट रहना चाहता था। तो एक महीना मेरे को ये समझने में बड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि अब लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोग मुझे सर बोल रहे हैं, सर ये बताओ, और मैं रेडी नहीं हूँ। मेरे एक उस टाइम पर सीनियर होते थे, उन्होंने ना, वो मेरे साथ बड़े अच्छे थे, उन्होंने ना मेरे को एक चीज बोली कि विवेक मैं तेरे को 1 मंथ से नोट कर रहा हूँ, तू किसी के साथ खुल नहीं रहा, तू लड़कियों से भी दूर दूर सा रहता है, ये सबसे तू टचिंग नहीं करता। फिर मैंने उनको बताया, मैंने बोला सर मैं ना समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई है। मैं तो पूरी जिंदगी सीखना चाहता था, मुझे अब ऐसे लग रहा कि मैं सिखा रहा हूँ, मुझे अजीब लग रहा है। उन्होंने बोला देख ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि तू अब यहाँ आ चुका है, अब तू मान ले कि तू एक कोच है। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस दिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि भाई अब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, और मैंने इस चीज के ऊपर पूरा उतरना है। जो लोग मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनको सही चीज देनी है, क्योंकि अब मैं कोच बन चुका हूँ सच में, क्योंकि मैंने अपने कोच को देखा था वो कैसे थे। तो 2013 से लेके अब तक कितने लोगों की आप कोचिंग कर चुके हो? 2013 से लेके अब तक इस चीज़ पे थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा। जो इनिशियली डेज थे ना हमारे, उस टाइम हमारी कहीं के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ लर्निंग भी चल रही थी। इस इंडस्ट्री को हम और अच्छे से समझ रहे थे कि भाई क्या है, कैसे रहेगा। पर इसमें जो एक चीज़ रही एक्चुअली, हाँ मैं इसके 2 साल बाद मैं जाके ट्रेनर बना था। इसने मुझे कहा कि आजा, फिर मैं कहा नहीं यार मेरा ना भी है नहीं, ठीक है। बट फिर वही कि मैं ट्रेनिंग से दूर होता चला गया, समझे, एक नॉर्मल लाइफ में आ गया था कि सुबह जॉब पे जाना, नॉर्मल आ जाना। शायद मैं कॉल सेंटर लगा हुआ था मुझे जहाँ तक याद। फिर मुझे लगा कि यार मैं अपनी जो चीज़ मेरे अंदर आ गई थी, मैं फिर दोबारा वो कहीं नहीं, फिर पीछे जा रहा हूँ मैं। फिर इसने की सर्टिफिकेशन कर लिया, फिर 2 साल बाद मैंने भी सर्टिफिकेशन करी थी, फिर दोनों लगे थे। अब यही था कि चलो अब 2 जने फिर दोबारा इकट्ठे हो गए। फिर वही हमने थोड़ा उस इंडस्ट्री को समझने में कोशिश की कि भाई क्या 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 है। फिर जो हमने पास्ट में जो भी किया था ना नेटवर्क मार्केटिंग में, लाइक सेमिनार्स करने एंड ऑल, तो वो एक चीज़ हमारे पास थी, उसी का फायदा हमने इसमें उठाया। तो मतलब वही लोगों की काउंसलिंग होगी, है ना, उनकी मेडिकल कंडीशन, इन चीज़ों पे काम करना शुरू किया। लोगों को ग्राउंड लेवल पे जाकर उनको रिजल्ट दिया, वो रिजल्ट को हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। तो बस ऐसे करके हमारा और टीम बेस फिटनेस का मैं आपको एक बात होने बताऊँ, लगा। ये जिम इंडस्ट्री में ना हमें लोगों का जितना प्यार मिला है, इवन जिम इंडस्ट्री में क्यों, अगर मैं अपने बचपन से भी देखता हूँ ना, मेरी लाइफ में ना हर इंसान मेरे को अच्छा ही मिला है। अगर मैं अपने बचपन के दोस्त देख लूँ, वो बड़े सही थे सारे, ठीक है। उसके बाद जब मैं चंडीगढ़ आया, यहाँ के दोस्त मेरे सारे अच्छे थे, मैं हमेशा मतलब पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम। मैं कॉलेज में गया, कॉलेज की मेरी जर्नी मेरे दोस्तों की वजह से सही चली। अगर वो मेरा कॉलेज नहीं देखते तो मैं बाहर नहीं देख पाता। मैं डीटीएन में भी जितने भी हमारे सीनियर थे वो सारे हमारे फेवर में रहते थे, मतलब सही थे। उसके बाद फिर हम आगे जिम इंडस्ट्री में। जिम इंडस्ट्री में हमें एक ऐसा प्यार मिला लोगों से, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, शायद हम लोग डिजर्व भी नहीं करते। कोई भी फेस्टिवल आ जाए, हमारा मतलब लोग हमारे घरों तक आ जाते हैं। मैं एक बार बीमार पड़ गया था, शायद इसको वो इंसिडेंट याद होगा। हम ये मेरे रूम पे था, मेरी पीटी मेंबर मेरे घर पे ही पहुंच गई, पता नहीं कैसे उन्होंने मेरा पता करवाया कि सर आप ठीक हो, मतलब लिटरली हम लोग हैरान हो गए, यार ये तो घर पे ही आ गए। सर हम लोग कर देते, हम लोग, मैंने बोला नहीं नहीं हम लोग ठीक है। तो इस इंडस्ट्री में हमारे इतने किस्से हैं ना हमारे क्लाइंट्स के साथ की, मतलब जो रिस्पेक्ट और आप प्यार। ये सोचो कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, वकील आपको सर बोल रहे, मतलब कितनी प्राउड वाली बात होती है। नहीं तो ऐसे बंदे सियाणते नहीं है अगर देखा जाए तो आम पब्लिक। तो कहीं बहुत ही रिस्पेक्ट मिली और इज्जत मिली एंड ऑल और सारी एक चीजें। और ये टीम वीएस फिटनेस को कैसे फाउंड किया गया, बस इसका थोड़ा वो birth टाइम आ ही story। गया, अब ये टीम वीएस फिटनेस तक हम कैसे आए थे। हम्म जब ये सारी चीजें, मतलब हमें इंडस्ट्री का प्यार मिला, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई कि यार अब हमने लोगों को बिल्कुल सही बताना है। क्योंकि जैसे इसने बोला ना, शुरू का लर्निंग का दौर चल रहा था कि इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है। थोड़ा बहुत करप्शन तो सभी जगह होता है ना, तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ भी देखा कि हो रहा है।
और ये चीज हेल्थ से रिलेट करती है। लोगों का प्यार इतना था, लोगों का विश्वास इतना था कि हमें ये था कि हम यार बिल्कुल चाहे हम थोड़े पैसे कम कमा लेंगे मगर बोलेंगे वही जो सही है। सही है। हम गलत के लिए, थोड़े पैसों के लिए गलत चीज प्रमोट नहीं करेंगे। तब मेरे को एक इंसान ने ना वो बुलाया अपने, मेरी काउंसलिंग से इम्प्रेस हो गए 2017 में कि सर आप हमारे ना मुझे आप हमारे ऑफिस में आओ और सबको ये चीज बताओ, मेरे स्टाफ वालों को भी ये चीज बताओ, मुझे अच्छी लगी आपकी ये बातें। तो मैं गया वहां पर, मैंने उनको किया, मैंने मेरा फर्स्ट सेमिनार था वो 2017 में। उसके बाद मेरे क्लाइंट ने मेरी वो वीडियो देख के मुझे बोला कि विवेक सर आप अपनी फर्म क्यों नहीं बनाते, आप बड़ा अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा बोल रहे हो, आप खुद का क्यों नहीं करते। फिर मैंने इसको बताया आगे, मैंने बोला यार ये क्लाइंट ने ना आइडिया दे मेरे को कि क्यों ना हम अपना ही कुछ बनाए। तो सैम ब्ले जो हमारे दोस्त थे, वो उनसे बात करी, दोस्तों से बात करी, सबसे जितने भी थे कि यार क्या करें, क्या कैसे करें इस चीज को, क्योंकि आइडिया तो हम लोग हमेशा करते रहते हैं। तो सैम भैया ने बोला कि वीएस फिटनेस, विवेक सुरजीत फिटनेस, ये नाम दिया उन्होंने। एक क्लाइंट ने भी यही नाम दिया था जिम में, मुझे आज भी याद है, उसने भी सेम बोला था आपके दोस्त का नाम क्या है, मैंने बोला सुरजीत, बोल रहे वीएस फिटनेस। सो डिस्कशन हुआ तो वीएस फिटनेस शुरू कर दिया हमने। सैम भैया ने अपने हाथों से लोगो डिजाइन करा और उस लोगो को फाइनल करा, हमने कंपनी को रजिस्टर्ड करवाया इस नाम से, और उसके बाद ओपनली हम लोग मैदान में आ गए। उसमें क्या हुआ थोड़ा, जब हमने इनिशियली टीम वीएस फिटनेस को थोड़ा इंट्रोड्यूस किया था तो होता नहीं, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है कि भाई अगर 4 ट्रेनर उनमें से एक आगे निकल रहा था, फिर 3 जने होते लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। तो मतलब वही मजाक उड़ाना भाई क्या 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 है ना। तो चलो शुरू में तो किसी भी तरह हमने उन चीज़ों को टैकल किया। फिर ओवर द पीरियड जैसे कहीं कहीं आप अगर कंसिस्टेंटली किसी काम को करते चले जाते हो ना तो आपको उस चीज़ में ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। तो आफ्टर 6 मंथ जो लोग हमारी लेग पुलिंग करते थे बाद में भाई हमें भी जोड़ ले यार, तो ये तक सिचुएशन खड़ी कर दी थी हमने। सोचो कितना मतलब वो ओजी में जो सुरजीत के साथ थोड़ी सी पॉलिटिक्स उसको फेस करनी पड़ी है। मैंने पॉलिटिक्स उतनी फेस नहीं करी है, अगर हुई भी होगी तो मुझे लगता नहीं कि उस लेवल तक किसी ने कुछ किया मेरे साथ आज तक। उस दौरान एक ये भी हुआ था, तो मैं कहा यार वही चीज, अब टीम वीएस फिटनेस पेज बन गया था और कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस, बिकॉज जो हमारा जिम था उसकी 5 ब्रांचें थी। तो मैंने और इसने थोड़ा सोचा कि यार और क्या कर सकते, तो बस वही था कि जितनी भी नॉलेज थी ना वो जो मेरे करंट क्लाइंट थे मैंने उन पे लगा दी, और विद इन वही करूँ 5 to 6 मंथ उनको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। बिलीव नहीं करोगे मेरे पास 15-16 ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी विद इन 6 मंथ। फिर क्या हुआ वहाँ, उसके आगे फिर एक पॉलिटिक्स और थी, मैंने वो अपने सीनियर को दी कि सर आप ना इसको पेज पर डलवा दो, जो जिम का ऑफिशियल पेज होता है। तो अब देखो वही आपकी सीनियर के आगे जूनियर आगे निकला तो कहाँ उसे बर्दाश्त होगा। उस बंदे ने उस चीज को डिनाई करे। फिर क्या होगा, मैं डायरेक्ट ओनर के हो गया। माँ सर मैंने काम कुम किया है तो प्लीज इसका, वो तो देख के हैरान हो कि सुजीत तूने कमाल ही कर दिया। तो इवन उस टाइम जो जिम की जैसे प्रमोशन के पॉम्पलेट वगैरह छपते होते थे ना, तो प्रॉपर मेरी सारी ट्रांसफॉर्मेशन उस पेज पे छपती थी, और उसके बाद जिम का रेवेन्यू जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया था। तो लगा कि नहीं यार, अगर सच्चे दिल से अगर हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं मिलता है। तो कुछ ये सीन भी हुआ था। उसके बाद थोड़ा 1-2 से 3 साल मैंने वहाँ काम किया, तो उसके बाद मैंने जिम की, मैं सर रिजाइन डालना चाहता हूँ, मुझे और बेटर अपॉर्चुनिटी। बिलीव नहीं करोगे वो बंदों ने मुझे इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर दिए ना, तो कि नहीं रुक जाओ। मैं कहा नहीं सर मुझे मिल गया। तो बट यही था कि मतलब जो किया उसका मिला हमें। एक बार मेरे को इसकी बात से मेरे को अपना इंसिडेंट याद आया। मैं ना इंटरव्यू देने गया था इसी जिम की बड़ी ब्रांच में, मोहाली 8 फेस ओजी। मैं वहां गया, वो लोग हमें जानते थे सारे, वीएस फिटनेस टीम, वीएस फिटनेस मतलब चल गया था हमारा नाम ना ट्रेनर्स की, मतलब हमारी इंडस्ट्री में हमें लोग जानने लगे थे। ठीक है, तो मैं वहां गया यार, उन्होंने मेरा इंटरव्यू नहीं करा, बोले रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक दिन पहले मेरे को बुलाया था तो किसी ने बता दिया होगा तो चेक करने के बोलते रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं अपनी फाइल लेके वापस जा रहा था, तो जिम का जो ओनर था, इनके जिम का ओनर, इसकी वजह से वो मुझे जानता था, तो इसकी स्टोरीज में वो मेरे को देखता था। 1-1.5 महीना मैंने उसके जिम में काम भी करा था, मुझे अभी याद आ गया, इसके साथ ही मैं आया था जब स्टार्टिंग में। उसने मेरे को पहचान लिया, वो बोल रहा विवेक तू, उसने पता क्या बोला यार इसको रखो यार, इसको कहाँ भेज रहे हो। तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, मेरे को ऐसे ही रख लिया। स्टार्टिंग में एज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर गया था, क्योंकि कुछ पंजाबी सिंगरों का मैं ट्रेनर था। जब मैंने देखा वहाँ स्कोप अच्छा है, मैंने सोचा मैं यहाँ जॉब ही कर लेता हूँ। तो जब मैंने उनको बोला कि यार मेरे को यहाँ परमानेंट फ्रीलांसर होना है, कि मेरे को यहाँ स्कोप अच्छा लग रहा है कि मैं 1-2 सिंगरों को करवाता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ,
तो मेरे को रख ही नहीं रहे थे, इतने हम्म। बड़े बड़े रीजन दे रहे थे, मगर जब ओनर ने देखा कि विवेक यहाँ आ रहा है तो उसने मतलब वो जो सुरजीत बोल रहा है कि जो चीज हमने सच्चाई जिसको बोलते हैं सच के साथ हम लोग चले थे कि यार हमने सच्ची बताना है, चाहे लेट हो चाहे ज्यादा हो, थोड़े कम पैसे है, उसकी जो वैल्यू हमने देखी कि हम लोग वहाँ खड़े हैं और हमारा बिना इंटरव्यू के वो लोग हमें ऐसे ही ले रहे, ऑनर ले रहे हैं हमें कि भाई इसको रखो यार, इनका इंटरव्यू क्या करना है। हाँ बिल्कुल। तो ये एक लाइफ का हमने टाइम देखा, हम्म। ये सारी चीजें ना हमें मोटिवेट करती थी। हम्म। तो एक दौर ऐसा आया कि लॉकडाउन जब इंडस्ट्री हम्म। थोड़ी सी वो होगी, तो वो दौर था जब हम लोगों ने टीम वीएस फिटनेस को बनाने का डिसीजन लिया कि जितने भी लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो सब हमारे साथ जुड़ जाओ, हम सारे मिलके कुछ करते हैं। हम्म। भी हम मिल जाते हैं, सबकी ताकतें स्ट्रेंथ मिल जाएगी, क्योंकि टीम वर्क की पावर क्या डीटीएन में बिल्कुल मुझे बिल्कुल। पता लग गया था। हाँ। तो मैंने सोचा उसी टीम वर्क को हम यहाँ भी करते हैं। हम्म। तो मेरे जितने भी नॉन थे ट्रेनर, सबको ऑफर दिया हमने, सबको दिया बुला बुला के, कईयों ने रिजेक्ट करा, कई मान गए। उस टाइम पर कुछ लोग माने, बोला कि नहीं यार सब मिल जाते हैं। हम लोग मिले और इतना मजा आया काम करने में, जितना टाइम भी हम लोग साथ में थे, मतलब मजा ही आ गया था। जहाँ भी हम लोग जाते थे, वो तो चलो अब ये आ गया कि जब बाद में जिम ओपन हो गए तो सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो गए, वहां चले गए। लेकिन लॉकडाउन का एक ऐसा टाइम था जब जिम बंद हो गए थे सारे, तब एक हमारी ही टीम वीएस फिटनेस थी। तो उस टाइम भी एक हाइप मिली थी कि यार टीम वीएस फिटनेस, तो हमने तो एक जी बूट पंजाबी कौन सा वो पोस्ट उन्होंने पंजाबी, पोस्ट पंजाबी करके उन्होंने फिर हमारा सारा वो कवर किया था। क्योंकि उन बूट लोगों कैंप ने वाला। उस टाइम पर कोई बाहर जाकर कुछ करवा नहीं रहा था, हालांकि सरकार ने बोल दिया था कि आप बाहर जा सकते हो, पर लोग नहीं निकल रहे लोग थे। स्टिल डरे हुए तो थे। सबसे पहला बूट कैंप हम लोगों ने मिलकर अपने क्लाइंट से बात कर कर ऑर्गेनाइज करा। फिर वो रैड रेस जब एक हुआ, अगली बार में और लोग आ सारे गए। सारे आने लगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा टीम के साथ। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि मैं टीम में ही काम करूँ, मैं ज्यादा लोगों में काम करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आज भी अगर कोई भी हमारे साथ आता है तो हम लोग उसको मोस्ट वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि ठीक है इकट्ठे काम करेंगे। बिल्कुल। तो वो बड़ा अच्छा टाइम था कि टीम बेस। बहुत अच्छी स्टोरी रही आप लोगों की, बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ थी। और इसके बाद बात करते हैं हम डाइट कंसल्टेशन पे। डाइट कंसल्टेशन किस तरीके से, मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जैसे आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट की, लोगों के बारे में जानना शुरू किया, फिजिकल फिटनेस के बाद फिर आपने देखा कि एक बैलेंस चाहिए, तो उसमें डाइट का रोल और डाइट कंसल्टेशंस कैसे स्टार्ट हुई हैं आपकी? उसमें ऐसा है कि जब मैं डीटीएन कर रहा था तो मैं लाइफ के बैलेंस को क्रॉस कर गया था एक टाइम पे पैसों के लिए। मैंने वो वाला लाइफ का टाइम भी देखा जहाँ पर मेरे पास पैसे ज़्यादा थे और लाइफ में बैलेंस नहीं था। फिर मैं एकदम से 10-12 हज़ार की नौकरी पर आ गया, वहाँ पर बैलेंस था मेरे पास, क्योंकि ट्रेनर हूँ, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, बैलेंस आ गया, पैसे उतने नहीं है। मगर मुझे जो सुकून फील हुआ वो बैलेंस लाइफ में हुआ है, वो लाइफ में नहीं हुआ। उस टाइम पर सुकून इन द सेंस कि एक लाइफ में कहते नहीं स्टेबिलिटी कह लो, ये क्या कैसे बोल लूँ मैं, एक्सप्लेन करूँ। डिसिप्लिन काइंड ऑफ आ गया। डिसिप्लिन, हाँ, कि एक सिस्टम है मेरे पास उस टाइम। मैं कहूँगा कि शायद हम लोग यंग थे बहुत ज़्यादा, जुनून बहुत ज़्यादा था, तो शायद उस बैलेंस, आउट ऑफ बैलेंस को भी हम लोग ले गए। मगर मुझे नहीं लगता कि सर्टेन एज के बाद बंदा ऐसे बैलेंस को झेल पाएगा, मतलब ऐसी चीज़ों को अगर वो कर दे। तो इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे है, क्योंकि जब हम डीटेन करते थे तो हम चाय बहुत ज़्यादा पीते थे, क्योंकि लोगों के घरों में जाना, बाहर होते थे, बाहर की चीज़ें खानी। तो मेरा क्योंकि मार्शल आर्ट साथ में चल रहा था तो मेरा पेट खैर उतना बाहर तो नहीं आया था, मगर ब्लोटिंग मुझे फील होती थी उस टाइम पर भी कि यार मैं जब से इसमें आया हूँ मेरी ब्लोटिंग है। लेकिन जब मैंने सर्टिफिकेशन करी और मेरे को सारी चीज़ें क्लियर हुई तो मेरे को समझ में आ गया कि यही लाइफस्टाइल इन लोगों का भी है। तो डाइट की इम्पोर्टेंस वहाँ से मेरे को समझ में आई कि भाई डाइट का बहुत बड़ा रोल है। फिर हमने लोगों की काउंसलिंग करना शुरू करा। मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो सारे या तो मैदे से बने हुए हैं या प्रिजर्वेटिव्स उसमें डले हुए हैं, और ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये ग्लूकोज इम्बैलेंस, जिसको हम साइंटिफिक एक वर्ड बोल देते हैं, ये एक वन ऑफ द कोज है बीमारी होने का। ये मैदा, ये प्रिजर्वेटिव्स, ये कारण है कि बीमारियां बढ़ रही है आज की डेट में। और हम लोगों को इन्हीं चीज़ों के लिए अवेयर कर रहे हैं कि आप घर के फूड की तरफ आएँ जो घर में बनता है। बाहर जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि टीवी पे ऐड ही उन चीज़ों की आती है, दिखाया ही वही जाता है, और जब मार्केट में जाओ तो सामने भी वही चीज़ें पड़ी हैं। तो लोगों के लिए वो एक ईज़ी ऑप्शन हो गया है कि यार बनाना नहीं पड़ेगा,
जल्दी खा सकते हैं इसको, टाइम कम है, लाइफ फास्ट होगी ना, बिल्कुल तो वो टाइम नहीं निकालते। वो बोलते हैं ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे तैयार। उनको ये नहीं पता वो जो थोड़े के टाइम के लिए वो जो कर रहे हैं, बाद में वो कितना लंबा टाइम मेडिकेशन और हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेगा। ये जो बात है कि टीम वीएस फिटनेस बिना मेडिकेशन के कुछ बीमारियों को सिर्फ डाइट से कंट्रोल करती है, इसमें कितनी सच्चाई है विवेक? सच में बताना। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, जी मेरा पर्सनल पेज विवेक सिंह 1236, हमारा ऑफिशियल पेज टीम वीएस फिटनेस ऑफिशियल, उसके ऊपर ना हमने रिपोर्ट्स डाली है अभी थोड़े टाइम पहले। हालांकि रिपोर्ट्स तो हमारे पास काफ़ी है, मगर लेनी अब हमने शुरू अब करी है ताकि हमें डेटा मिले। क्योंकि अपने आप में ये बहुत सारे लोगों के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, और जो बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इनको रिवर्स किया जा सकता है न्यूट्रिशन से और इतने कम टाइम में। ये हमने अभी रिपोर्ट्स डाल दी हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके चैनल के थ्रू भी कुछ लोग हमें अप्रोच करते हैं, तो आपके पास तो फिर वो एक लाइव ही हो जाएगा ना, जी क्योंकि वो आपके चैनल के थ्रू आप उनका बिफोर आफ्टर करवा लो। बिफोर रिपोर्ट करवाने के बाद हमारे पास भेज दो, चाहे उसका B12 कम हो, विटामिन डी कम हो, उसको डायबिटीज़ हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, मतलब बहुत सारी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो, हम लोग न्यूट्रिशन से, मेडिकेशन में अगर वो है तो वो उसकी कम हो सकती है, अगर वो मेडिकेशन पर नहीं है तो बहुत सही टाइम है कि वो स्टार्टिंग में हमारे पास आ गया है। क्योंकि एक सर्टन टाइम के बाद हम लोग भी उतना नहीं बोलते हैं कि भाई फिर आप अपने डॉक्टर को भी साथ में लेके चलो और हमें भी चलो, क्योंकि आप मेडिकेशन पर हो, आपको डोजेस कम करने पड़ सकते हैं जब आपका शुगर नीचे आएगा, वो डॉक्टर बताएगा आपको। मगर हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल है जो आपने सवाल करा कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें पूरी सच्चाई है। और फिर टीम फिटनेस के गोल आगे अभी जो चल रहा है, आपकी टीम इन फ्यूचर में कहाँ देख रहे हो खुद को? क्या इम्प्रूवमेंट्स आ फ्यूचर रही हैं? इसका शायद अलग होएगा, पहले मैं अपना बोल देता हूँ। मैं ये भी उसको भी पता कि मैं फ्यूचर के गोल लेता नहीं हूँ लाइफ में कभी भी। मुझे नहीं पता ये मेरी टीम कहाँ जाएगी या कहाँ तक पहुँचेगी, नो आइडिया, ना कभी सोचा है। मेरे को इतना पता कि जो मैं आज हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, बस मैं इसको बेस्ट कर दूँ। आगे जो होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, मैं रेडी हूँ उसको फेस करने के लिए। मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। मैं 2019 में ओजी जिम में था, तो वहाँ पे एक मैम थे, उनका कुछ नी का इशू था, तो डॉक्टर ने उनको नी रिप्लेसमेंट बोल दिया था। तो बट उन्होंने ये भी एक सजेस्ट किया था कि आप जिम जाके थोड़ा सा वेट कम कर लो। तो जब वो मेरे पास आए, ट्रेनिंग टू न्यूट्रिशन दिया, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनकी फिक्स हो गई थी। सोचो, जो लेडी चल नहीं पाती थी वो दौड़ने लगी थी ट्रेडमिल पे, तो कितना बड़ा वो था। और वो मैम पाठी थे, उनकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हमने पेज पे डाली हुई है, तो वहाँ पे इनकेस अगर कुछ लगता है तो जाके देख सकते। तो उन्होंने इतना मतलब ये कह लो ब्लेस्ड दिया, आशीर्वाद दिया, तो लगा कि यार हमने क्या कर दिया, मतलब ना, जबकि कर तो हम अपना काम ही रहे थे, पर वो आशीर्वाद मतलब लगा कि नहीं यार, ये चीज़ें और करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मेरा अब ये मोटिव रहता है या पूरी टीम का मोटिव रहता है कि हम अपना जो स्पेशल पॉपुलेशन है, जैसे कोई किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है, यही डायबिटिक, शुगर एंड ऑल, इन चीज़ों को हम विदाउट मेडिकेशन उनको हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकें। तो यही रहा है। ये सही कह रहा है, ये मोटिव हमारा यही है, क्योंकि हम लोग थोड़ा ना अलग हो गए अब। जिम लाइन, जिम को से हम डिफरेंट हो रहे हैं हम लोग, डिफरेंट हो रहे हैं अब थोड़ा क्योंकि सा उधर ना, सप्लीमेंटेशन चल रहा है, स्टीरॉयड चल रहा है, ये चीज़ और है। हम लोग बट अगर हम आज के हिसाब से देखें ना, तो लोग, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आज भी जिम से ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेडिकेशन। अगर ऐसी बीमारियां आती हैं, उनको शुगर आ गया या कुछ आ गया, तो फिटनेस के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, वो कंसल्ट करते हैं डॉक्टर्स के साथ। ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहते मैं आपको जैसे इसने एक एग्जांपल लिया ना, मैं आपको अपनी मम्मी का एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मदर को पिछले 16 साल से डायबिटीज़ है। 2019-20 में पता लगा, क्योंकि मैं मम्मा के इतने टच में नहीं था, ठीक है। तो जब मैंने अपनी मम्मा का केस मैंने 2020 में लिया अपने हाथ में, उससे पहले डॉक्टरों या जो भी उनका मम्मी पापा जो कर रहे थे। 2020 में मेरे एक दोस्त थे, वो अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट थे, उनके थ्रू मुझे जब चीज़ें पता लगी कि मेरी मम्मी की शुगर तो 565 है, और डॉक्टर ने उनको परमानेंट पेन किलर दिया हुआ था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी एक्टिव तो लगते थे, बट वो पेन किलर की वजह से लगते थे। जब डॉक्टर रूपनदीप ने वो पेन किलर बंद करा, उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत हो रहा है आपकी मम्मा के साथ। वो मेरे घर पर आए थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। उन्होंने घर पर आकर उन्होंने मेरे को सारा समझाया कि विवेक, आपकी मम्मा की जो शुगर है ये 565 है।
हमें नहीं पता ये कैसे चलते हैं इतनी शुगर में, और ये पेन किलर परमानेंट खा रहे हैं इसलिए इनको बॉडी में पता नहीं लग रहा। उन्होंने बंद करा, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी तो वो उनकी मम्मा की शुगर ठीक होगी। उसके बाद डॉक्टर रूपन चले गए जलंधर, अमृतसर शायद उनका हॉस्पिटल था, अमृतसर। वो मेरे टच से बाहर हो गई। उसके बाद वो मेडिकेशन चलती रही। फिर मैं एक किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गया, मम्मा को ना बहुत बॉडी में पेन होना शुरू हो गया। फिर मैं एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गया, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी डॉक्टर का क्योंकि हर डॉक्टर एक जैसा नहीं होता। सो उन्होंने ना मम्मा को दवाई दी 4 टाइम की, बिफोर मील, आफ्टर मील और बिटवीन मील, ठीक है, मतलब बीच में भी खाना है और ऐसे पूरे दिन में मम्मा ऐसे खाते थे। उससे शुगर कंट्रोल हुआ और शुगर आ गया 350 400, मतलब 500 हो गया था तो आ गया होगा 310 320, फिर 280 आया। जब 280 आया मेरी मम्मी की बॉडी में बहुत ज़्यादा वाला पेन, बहुत ज़्यादा वाला। मैंने उस डॉक्टर को फ़ोन करा, मैंने बोला सर एक्चुअली मम्मी की शुगर तो कंट्रोल हो गई है मगर उनकी बॉडी का पेन नहीं जा रहा। उन्होंने बोला कि भाई साहब अब तो आपकी मम्मी को इंजेक्शन लगने हैं इंसुलिन के। मैंने बोला पर इससे पेन ठीक हो जाएगा? कह रहे गारंटी तो नहीं ले सकते मगर करके देख लेते हैं। मुझे ना वो चीज़ थोड़ी अजीब लगी। वो एक मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं उस न्यूट्रिशन की तरफ गया जिसको मैं इंडियन न्यूट्रिशन बोलूँगा, आयुर्वेद बोलूँगा, नेचुरोपैथी का नाम दूंगा, कि मैंने अपने इंडियन आयुर्वेद पे और इंडियन न्यूट्रिशन पे स्टडी करनी शुरू करी। क्योंकि हमेशा से मेरी माइंड में ये डाउट था कि पुराने टाइम के लोग इतने स्ट्रेंथ, इतने ताकतवर कैसे थे? क्या ऐसे था कि पहले ये बीमारियां नहीं थी, अब क्यों है, अब हम लोग इतने कमज़ोर क्यों हैं? ये क्वेश्चन मार्क आया मेरी लाइफ में। तो मुझे ये सारे जवाब मेरी हिस्ट्री से ही मिले। मैं पीछे चला गया बहुत और मैंने सारा अपना टाइम, मैं मुझे लग रहा है मैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे इन चीज़ों को देता था समझने के लिए। वहाँ से मैंने जो भी सीखा मैंने वो अपनी मम्मी के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। मतलब उस वक्त मुझे डॉक्टर के डिसीजन के अगेंस्ट जाना पड़ा। मैंने वो चीज़ें शुरू करी। अब देखो शुरू करने के 15 या 20 दिन के बाद मैंने अपनी मम्मी के टेस्ट करवाए। जो मेरी मम्मी की मेडिकल कंडीशन के अंदर था, उनके प्लेटलेट काउंट डाउन रहते थे, मतलब अप नहीं जाते थे, उनकी डायबिटीज़ हाई रहती थी, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था। ये सारे इश्यूज थे आफ्टर मेडिसिन भी। मगर उस डाइट से जो मैंने न्यूट्रिशन को समझा और उन्होंने चीज़ें की, आप यकीन करेंगे उनकी डायबिटीज़ नॉर्मल हुई। लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी मम्मी की डायबिटीज़ 240 पे देखी। इतनी मेडिकेशन के बाद भी वो 300-400 ऐसी ही रहती थी। 240 प्लेटलेट काउंट जो 90,000 वो 172,000 तक चले गए। कोलेस्ट्रॉल जो एकदम से 500 तक था वो 200 पे आ गया। मेरे को मोटिवेशन मेरी मम्मी से मिली। और मेरी मम्मी ऐसे है, वो मुझ पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि डॉक्टर ने मना करा तू अपनी मर्जी क्यों कर रहा है। मैं बोलता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे ऐसी मम्मी मिले हैं जिन्होंने कभी सवाल ही नहीं करा मेरे ऊपर। जो मैंने ले आकर दे दिया, जो पत्तों का काढ़ा मैंने बना के दे दिया, जो मैंने ले आया चुपचाप खाते रहे। और प्लेसिबो इफेक्ट को मैंने उनके मतलब कि एक्टिवेट करने की कोशिश करी। रिपोर्ट्स नेगेटिव भी आती थी, मैं पॉजिटिव भी बताता था। जैसे मान लो शुगर ज़्यादा आ गई ना, मम्मी कम हो गई है, प्लेटलेट कम हो गई, मम्मी ज़्यादा 1.5 लाख आ गया है, सो दैट उन पे उनके यहाँ से नेगेटिव मैसेज ना जाए। मैं अवेयर तो हो जाता था, मैं अपने चेंज कर देता था न्यूट्रिशन को समझ के, मगर उनको नहीं बताता था। मैंने प्लेसिबो इफेक्ट और इन चीज़ों की और ऊपर वाले की जो मेहर है, मतलब उसकी मेहर के बिना तो कुछ नहीं ना हो सकता। मैंने ऐसे रिजल्ट देखे भाई साहब कि डॉक्टर जो मेरे नॉन में डॉक्टर है वो भी हैरान थे। बोल रहे यार ये तो कमाल हो गया, ये कैसे हो सकता था? जहाँ पर डॉक्टर बोल रहे थे इंजेक्शन लगने हैं, अब ऑप्शन नहीं है, मेडिसिन की हाई डोज तक दे दी है, वो न्यूट्रिशन। तो मेरे को न्यूट्रिशन की पावर समझ में आई और मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि हम सेमिनार करेंगे और लोगों को इस चीज़ के बारे में बताएंगे। अपने इंडियन कल्चर जिससे हम लोग भाग रहे हैं, हम शर्म करते हैं, मैं पावर बताऊंगा कि भाई इसकी पावर क्या है और हम इससे कैसे कनेक्ट करें जिससे हम डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो मैंने अपने रूट्स के साथ लोगों को कनेक्ट करना शुरू करवाया है। सुरजीत मेरी हेल्प कर रहा है और सुरजीत के भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों से रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। वो जो टेस्टिमोनी लेने इन की कोशिश फ्यूचर कर जो रहे हैं। आपके वो टेस्टिमोनीज है और वो हाँ, रिपोर्ट्स है वो आपके इंस्टाग्राम पेज पे पेज मिल पे हाँ है। जाएंगी। जी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। होप सो आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा टीम वीएस फिटनेस की जर्नी को और हमारे इस पॉडकास्ट को। अगर आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा हेल्थी किया जाए, फिटनेस की तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो आप इन लोगों से फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हो। हमारी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।
है।